भाई यार सच बोलो तो आप लोगों का कमेंट बहुत ही प्यारे थे। व्यूज ज्यादा नहीं आए लेकिन आप लोगों ने जो अप्रिशिएट किया उससे लगा कि शायद मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जा रही। मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। जब आप लोगों का इतना प्यार दिख रहा हो तो एक और वीडियो ना बनाना बहुत अजीब लगता है। इसीलिए आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ डेविल रिबॉर्न इन ह्यूमन फॉर्म के नए एपिसोड के साथ। बस एक बात समझ आती जा रही है, वीडियो बनाना सिर्फ पैशन का काम नहीं होता, इसमें काफी टाइम, एनर्जी और क्वालिटी जाती है। और ये सब तभी पॉसिबल होता है जब वीडियो थोड़ा सा चल जाए। आगे क्या होगा ये ऑनेस्टली इस एपिसोड पर डिपेंड करता है। वही डिसाइड करेगा कि ये सीरीज आगे भी चलेगी या धीरे धीरे रुक जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के वाइस लीडर कहता है हम क्यों नहीं यहाँ पर रेनोवन फिजिशियन को बुला लेते हैं, वो आपके बीमारी का इलाज ठीक से कर देगा। साथ ही वो सोच रहा था उसे सबसे बेस्ट फिजिशियन कहा जाता है रेडिएंट इमॉर्टल मेडिसिन के साथ, जिसके बारे में वर्षों से कोई भी नहीं सुना है। इतने में ही अर्थ एंड हेवन एसोसिएशन का लीडर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, फिलहाल के लिए सबसे जरूरी यह है कि कॉर्प्स ब्लड वैली के आखिरी ट्रायल का रिजल्ट क्या हुआ, क्या कुछ मार्केबल हुआ है। वाइस लीडर बताता है कि आपको याद है आपने मॉक्सवर्थ मैनर के हॉस्टेजों को कॉर्प्स ब्लड वैली में भेजा था। लीडर जिसको याद करने के लिए थोड़ी देर सोचने लगता है तो उसे देखते हुए वाइस लीडर अपने मन में कहता है क्या उन्होंने सचमुच में उन दोनों को वहाँ पर केवल मनोरंजन के लिए भेजा था। परिणाम काफी ही ज्यादा गंभीर आए हैं। इतने में ही लीडर बोलता है हाँ मुझे याद आया, क्या वे मर चुके हैं। वाइस लीडर बताता है नहीं, उन दोनों ने केवल सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि दोनों ने ही ट्रायल के अंदर टॉप पोजीशन को हासिल किया है। जिसको सुनता हुआ लीडर पहले तो हैरान हो गया था, बाद में वो जोरों जोरों से हंसते हुए बोलता है टॉप पोजीशन, क्या सच में। तो वॉइस लीडर वो कहता है यह हंसने वाली बात नहीं है, यह बेहद ही शर्म की बात है कि ऑर्थोडॉक्स मुरिम के बच्चे ने टॉप पोजीशन को हासिल किया है। अब हमें सभी को बता देना चाहिए कि उसने मूनस्वर्ड टेक्निक को सीख लिया है। जिस पर लीडर एकदम से ही काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसकी ऐसी पावर को देखते हुए वॉइस लीडर अपने मन में घबराते हुए सोचता है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे ही उसे नहीं पिनेकल ऑफ मुरिम के टॉप 6 हेवन और 8 स्टार कहा जाता है। यहाँ तक कि वो बीमार है तब भी कोई ऐसा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, मैं भी नहीं। तभी लीडर फिर से बोलता है उन दोनों होस्टेजों को रहने दो, मुझे अभी के लिए बताओ कि जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो क्या तुम्हें मिला। वॉइस लीडर बताता है नहीं, हालांकि आगे वो उसे क्या बोलता है हमें सुनाई नहीं देता। हम बस लास्ट में देखते हैं कि लीडर बोल रहा था ठीक है। जिसके बाद वॉइस लीडर वहाँ से निकल आता है और मैनर की बाहर आकर आसमान को देखते हुए चैन की सांस ले ही रहा था। तभी उसके पीछे से कोई दूसरा पावरफुल बंदा आते हुए जैसे ही उसे आवाज लगाता है वॉइस लीडर एसोसिएशन लीडर अब कैसे हैं। उस बंदे के अचानक प्रेजेंस को महसूस करता हुआ वॉइस लीडर पहले तो चौंका हुआ था, बाद में उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है जब तक उसने मुझे पुकारा नहीं तब तक मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। लगता है उसकी मार्शल आर्ट इम्प्रूव हुई है। जबकि वो एसोसिएशन लीडर के 3 डिसेबलों में से दूसरा डिसेबल है। सेकंड यंग मास्टर नेंगलेक वह एसोसिएशन लीडर के डिसेबलों में सबसे कम टैलेंट वाला डिसेबल है। लेकिन तभी तक जब तक कि हम इसका मुकाबला एसोसिएशन के दोनों डिसेबलों से करें, अन्यथा उसकी उम्र का ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। इन्हीं बातों को सोचता हुआ वॉइस लीडर थोड़ी देर के लिए शांत हो चुका था। उसे देखते हुए तो वह बंदा कहता है हम इसे सेकंड बुलाएंगे। क्या एसोसिएशन लीडर अभी भी उस चीज को ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं पता वो कौन सी रिलीजियस चीज है जिसे लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड है, और उन्हें अभी सबसे ज्यादा रेनोवन फिजिशियन को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तो वॉइस लीडर वहाँ से जाते हुए उसे बताता है मुझे लगता है कि उनके ऐसा करने के अपने कारण होंगे। जिस पर सेकंड बोलता है तो अब आप इस तरह जवाब देने से बचोगे। खैर मैंने एक दिलचस्प बात सुनी थी कि आप जानना चाहोगे। वॉइस लीडर जो कि सुन जब पूछता है कौन सी दिलचस्प बात, तो वो बंदा सेकंड बताता है मैंने सुना है कि ऑर्थोडॉक्स मुरिम के हॉस्टेजों ने कॉर्प्स ब्लड वैली में फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है, क्या ये सच है। जिस पर वॉइस लीडर बेहद ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये खबर पहले ही फैल चुकी है। इतना सोचने के बाद वो बोलता है आपने सही सुना है। जिसको सुनता हुआ वो बंदा जब क्रीपी स्माइल को देने लगा था तो वॉइस लीडर उसके चेहरे को देखता हुआ अपने मन में कहता है क्या इसे उसमें दिलचस्पी है। तेरे की ये तो बहुत बुरा हुआ। इसी के साथ वो बोलता है यंग मास्टर मैं ये बात आपको जस्ट इन केस बता रहा हूँ। तो वो बंदा जवाब देते हुए कहता है क्या आपको डर है कि मैं उसके साथ कुछ कर दूंगा।
था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये रूढ़िवादी कमीने के लिए वाकई में प्रभावशाली था। जो सुन वॉइस लीडर अपने मन में बोलता है। मैं एसोसिएशन लीडर के सभी डिसेबलों की पर्सनालिटी को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है। सेकंड को प्रभावशाली लोगों को अपने पास रखना बहुत पसंद है। वह लोगों को दो टाइपों में अलग करता है, एक जो उसकी मदद करते हैं और एक जो उसकी मदद नहीं करते, और जो उसकी मदद नहीं करता वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यही सारी बातों को सोचता हुआ जब वह सेकंड को बताता है वे अब एसोसिएशन के ताकत बनेंगे, तो सेकंड कहता है ये तो अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि वे मेरे लिए भी मददगार साबित होंगे। उसके इतना बोलते ही सीन सीधा शिफ्ट होता है डार्क सेक्ट के अंदर, जहाँ पर कि जोंग डार्क सेक्ट के लीडर के साथ पहुंच चुका था। बाद में जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर उपस्थित हर एक आदमी बहुत ही ज्यादा बिजी था, जिसके बारे में जब वो रेड से पूछता है तो रेड बाहर आते हुए कहती है खुली हवा में सांस लेना ये कितना अच्छा लग रहा है। तो जोंग वो बोलता है क्या तुम्हारे लिए ऐसे खुलकर बाहर आना ठीक रहेगा? रेड बताती है जब तक कि मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करती, वैसे ये लोग मैसेज को पहुंचाने वाले कबूतरों को मैनेज कर रहे हैं और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सभी आए हुए लीडरों को जला रहे हैं। जिस पर कि जोंग जब उससे पूछता है गोपनीयता, क्या इससे कोई मदद हमें मिल सकती है? उसे इस तरह मैन टू मैन बात करता हुआ देख हैरानी में जब रेड उससे पूछती है आखिर तुमने ये कैसे किया? तो जोंग बताता है मैंने इसे साउंड वैली मास्टर से सीखा था, इसे टेलीपैथी कहते हैं। जिस पर रेड साउंड वैली मास्टर को याद करते हुए बोलती है ओह तो तुमने उससे सीखा, मैंने इसके बारे में सुना है। सोलिन के मॉन्क भी इसी तरह के किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बात करते हुए हम देख पाते हैं कि वे लोग डार्क सेक्ट के लीडर के पर्सनल ट्रेनिंग हॉल में पहुंच चुके थे, जहां पर कि जोंग एक स्वॉर्ड को उठाकर उसे देखने लगता है। तो डार्क सेक्ट का लीडर बोलता है क्या तुम मेरी मार्शल आर्ट को सीखने के लिए इतने इच्छुक हो? तो जोंग वो बताता है माफ करिएगा पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वही रेड मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्यों नहीं? तभी डार्क सेक्ट का लीडर जोंग के जवाब को सुन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट के रूप में रखना पड़ेगा, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? जोंग जिस पर उससे पूछता है क्या मैं आपका ऑफिशियल डिसेबल नहीं बन सकता? डार्क सेक्ट का लीडर बताता है जब तुम मेरे मार्शल आर्ट को ही नहीं सीखोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल कैसे कह सकता हूँ? जिसको सुनता हुआ जोंग बेचारा पछताते हुए अपने मन में कहता है यह अच्छा नहीं है, शायद मुझे 5 किंग में से किसी एक में जाना चाहिए था। यही सारी बातों को सोचता हुआ जब वह डार्क सेक्ट के लीडर से पूछता है क्या यह बगैर बाध्यकरण के संभव नहीं है? डार्क सेक्ट का लीडर बताता है हाँ बाध्यकरण होना ही होगा, यानी कि अगर डिसेबल बनना है तो मार्शल आर्ट तो सीखनी ही पड़ेगी। आगे डार्क सेक्ट का लीडर बताता है ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें घोस्ट इन आर्ट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बहुत ही मजबूत इन एनर्जी की जरूरत पड़ता है। यदि तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम न ही फ्लाइंग घोस्ट ब्लेड टेक्निक और न ही घोस्ट शैडो फ्लो टेक्निक सीख पाओगे। इन एनर्जी यांग एनर्जी का बिल्कुल ही विपरीत है, जबकि मनुष्य जन्म से ही प्रबल यांग एनर्जी से भरा होता है। इसीलिए तुमको अपनी यांग एनर्जी को कम करने के लिए अपने नूने को घटाना पड़ेगा। अगर एक बार तुम बाध्यकरण हो गए तो इन एनर्जी का इस्तेमाल मेरे जैसे कर पाओगे। जोंग डार्क सेक्ट के लीडर के इन एनर्जी को देखते हुए थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है यांग एनर्जी का विपरीत या कुछ इस तरह की इन एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हो? उसके हाथों से इतने भयंकर रूप में डेथ क्यूआई को बाहर निकालते हुए देख डार्क सेक्ट के लीडर की तो पूरी तरह दुनिया हिल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके चलते वह कांपते हुए पूछता है आखिर तुम्हारे पास ये इन एनर्जी क्यों है? जोंग बताता है मैं नहीं जानता, मैं जब अपने क्यूआई को ट्रेन कर रहा था तब यह अपने आप मेरे पास इकट्ठा हो गए। जिसको सुनता हुआ डार्क सेक्ट का लीडर और भी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है हे भगवान तुम तो सरप्राइजों से भरे हुए हो। उसे इतना शौक देख रेड बोलती है काफी अच्छी स्टोरी तुमने बनाया। वहीं डार्क सेक्ट का लीडर आगे बढ़ जोंग को चेक करते हुए बोलता है मुझे देखने दो, तुमने कहा कि ये तुम्हारे पास जन्म से ही है, लेकिन तुम बिल्कुल ही ठीक हो, मुझे चिंता हो रही है। साथ ही वो सोच रहा था तुम बहुत भाग्यशाली हो, अगर मुझे तुम्हारे शरीर का रहस्य पता चल जाता है तो उन्हें नपुंसक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे जब जोंग उससे पूछता है तो क्या अब मैं आपका डिसेबल बन सकता हूँ? वह बताता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें क्यूसी डिसेबल बनाने ही वाला था, मतलब कि आधा डिसेबल। जोंग जो कि सुन पूछता है क्यूसी डिसेबल? तो वह बताते हुए कहता है मेरे पास 3 पहले से ही डिसेबल हैं जो कि तुम्हारे ही तरह बाध्यकरण नहीं करवाया है। पहला सीनियर डिसेबल हुआंग यून मुयोंग है, दूसरा डिसेबल मियोंग टे और तीसरा डिसेबल योंग सो है। वे तीनों ही फिलहाल के लिए ट्रोपिक रियलम पर है, मैं तुम्हें उनसे जल्द ही मिलवाऊंगा। इतने में ही वहाँ पर कोई आकर हड़बड़ाते हुए कहता है सेक्ट लीडर ये एक अर्जेंट न्यूज है, मुझे लगता है कि अभी आपको मेरे साथ आना चाहिए। डार्क सेक्ट का लीडर जिस पर उससे पूछता है आखिर बात क्या है, तो वह बंदा बताता है यह अर्जेंट मैसेज है सेकंड स्टीम सॉन्ग के 19वें यूनिट से। जिसको सुनता हुआ सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है यह कोड तो इंपीरियल पैलेस का है। वही वह बंदा जब आगे बताने लगता है ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मिल गया है, अंडरग्राउंड प्रिजन के फ्लावर। तभी सेक्ट लीडर उसे अपना मुंह बंद
करने का इशारा करता है, जिसको देखता हुआ तो जोंग भी हैरान था। लेकिन सेक्ट लीडर उसे कुछ देते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं अभी वापस आता हूँ, तब तक के लिए प्लीज तुम इसे पढ़कर याद कर लेना। इसी के साथ वो वहाँ से निकलकर जब उस बंदे से पूछता है, अब बताओ मुझे, वह बंदा बताता है, ठीक है सेक्ट लीडर, इस बार हमें पूरा यकीन है उसका स्वरूप बिल्कुल ही अफवाहों के अनुरूप है। पहले सुने पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहता है। जिस पर डार्क साइड का लीडर बोलता है, इसका मतलब इस बार सब ठीक होगा। मतलब कि ये लोग उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जिसकी तलाश एसोसिएशन का लीडर कर रहा है। जिसके थोड़े समय बाद हम देखते हैं जोंग को जो डार्क साइड के लीडर ने 2 स्क्रॉल दिए थे, वो उन दोनों स्क्रॉलों को पढ़ने के बाद बोलता है, ये काफी दिलचस्प था। रेड जो कि सुनता हुआ बोलती है, क्या तुमने इन्हें याद कर लिया? सच में मुझे तुम्हारे तेज दिमाग से बहुत जलन होती है। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पर कोई दरवाजे को बड़ी जोरदार तरीके से खोल कर आता है। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, डार्क साइड के तीनों हाफ डिसेबल होते हैं। वे लोग बेहद ही ज्यादा गुस्से में आते ही बोलते हैं, तो तुम ही हो ऑर्थोडॉक्स का वह कैदी, कितने बेवकूफ दिख रहे हो। उन लोगों को वहाँ पर देख जोंग पूछता है, कौन हो तुम? तो रेड बताती है, वे शायद किसी डिसेबल है जिसके बारे में वो आदमी बता रहा था। ऐसा लगता है कि वे तुमसे काफी नफरत करते हैं। उन लोगों को देखते हैं, वे लोग इसीलिए बेहद ही ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि जोंग के पास इविल रूल स्वॉर्ड था, जिसको लेकर वे लोग कहते हैं, एक साधारण कैदी की हिम्मत कैसे हुई इविल रूल स्वॉर्ड को हासिल करने की? हमारे सीनियर डिसेबल ने उस स्वॉर्ड को पाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे जैसे मामूली कैदी छू सकते हैं। हम देखते हैं उन लोगों का सीनियर ब्रदर उनकी बातों को सुन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, जबकि वे दोनों ही डिसेबल जोंग पर हमला करते हुए कहते हैं, आज हम तुम्हें अपाहिज बनाकर उस स्वॉर्ड को लेंगे, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जोंग भाई साहब एक बंदे का सर पकड़ता है और उसे इतनी जोरदार तरीके से जमीन पर मारता है कि पूरा फर्श टूट चुका था, जबकि दूसरे बंदे को भयंकर रूप से एक हिट को देता है, जिसके दर्द में वो इतना जोरदार तरीके से चिल्लाता है कि पूरे रूम में उसकी आवाज गूंज चुकी थी। दूसरी तरफ उन लोगों का सीनियर ब्रदर सोच रहा होता है उसने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया, जबकि वे दोनों ही ट्रोपिक रियलम पर थे। इतने में ही वो देखता है जोंग थर्ड डिसेबल के सर पर अपने पैरों को रखते हुए बोलता है, क्या तुम लोग हमारी पहली मुलाकात में ही अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? या तुम लोग इतने बेचैन हो मरने के लिए? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारे इच्छा को पूरा कर देता हूँ। और उससे पहले हम देखते हैं सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, लेकिन अगले ही पल वो बताना शुरू करता है, मेरा नाम हान यून म्यांग है। जब मैं एक छोटा अनाथ था तब मुझे सेक्ट लीडर ने गोद ले लिया था, लेकिन मैं ऑफिशियल डिसेबल नहीं बन सका क्योंकि मुझे नपुंसक बनने से डर लग रहा था। धिक्कार है, काश मैं अपनी यौन इच्छाओं को ना पहचाना होता। मुझे डर था कि कोई मेरी जगह ना ले ले, इसीलिए मैंने नए डिसेबलों को वैश्यों के पास ले गया और अंत में उन्होंने वासनाओं में लिप्त होकर सेक्ट लीडर से माफी मांगते हुए नपुंसक बनने से मना करके पीछे हट गए। मेरा प्लान सफल हुआ। मुझे यकीन था सेक्ट लीडर के सारे ही नए डिसेबल अगर नपुंसक बनने से मना कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका उत्तराधिकारी मैं ही बनूंगा। लेकिन हम देखते हैं जब उसे जोंग के बारे में थर्ड डिसेबल ने बताया था, मास्टर ने एक ऑर्थोडॉक्स होस्टेज को अपना डिसेबल बना लिया है और वह जन्म से ही इन एनर्जी से भरपूर है। यहाँ तक कि इविल रूल स्वॉर्ड को भी मास्टर ने उसे दे दिया है। तो वह पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया क्योंकि वही था जिसने कि इविल रूल स्वॉर्ड को अपने साथ यहाँ लाया था और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक कैद उत्तराधिकारी का पद और इविल रूल स्वॉर्ड दोनों को ही ले लेगा। इसीलिए वह जोंग से इविल रूल स्वॉर्ड को अभी लेने के लिए आया था। पर यह क्या, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। जोंग ने उसके हाथों में इविल रूल स्वॉर्ड को थमाकर उसकी सारी सच्चाई को बाहर निकाल लिया होता है, उसे जरा सा भी भनक लगे भी ना। बाद में जब उसे एहसास होता है तो वो कहता है, तेरे की यह मेरे हाथों में क्यों है? वही जोंग तालियां बजाते हुए बोलता है, बहुत खूब, तुम वाकई में बहुत दिलचस्प हो। तुम लोग मुझे मारकर यहाँ पर इसे वापस लेने आए थे। दूसरी तरफ चूंकि उसके कारनामे उसके ही मुंह से दोनों डिसेबलों ने ही सुन लिया था, तो थर्ड डिसेबल बोलता है, सीनियर ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया? जिसको सुनता हुआ वो बंदा कुछ समय पहले क्या हुआ था उसको याद करता है। हम देखते हैं जोंग उसकी तरफ इविल रूल स्वॉर्ड को फेंकते हुए बोला था, और उससे पहले अगर तुम इसे इतने ही दिल से चाहते हो तो इसे ले लो, अगर तुम ले सके तो। इसी के साथ वो याद करता है उसके मास्टर ने क्या कहा था, इविल रूल स्वॉर्ड को कभी मत छूना, यह तुम्हारे अपनी गहरी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए मजबूर करेगा और तुम अपनी कंट्रोल को खो दोगे। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ सीनियर ब्रदर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी अभी सब कुछ अपने मुंह से ही कह दिया, धिक्कार है। इसी के साथ वो उस स्वॉर्ड से दूर हटने की कोशिश करता है
पर वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा वो सौरू से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो रोते हुए बोलता है मैं इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो जोंग आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। वह बंदा बताता है हाँ जल्दी करो। पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जोंग उसकी बातों को सुनने के बाद इविल स्माइल को करते हुए बोलता है याद रखना ये तुमने ही कहा है। वह बंदा जो सुनता हुआ और भी ज्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि हम देखते हैं जोंग ने अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उसके हाथों को काटते हुए बोल रहा था यह तुम्हारी ही मांगी हुई मदद है, जिस पर वह बंदा बस चिल्लाता रह जाता है प्लीज रुक जाओ। पर अब काफी देर हो चुकी थी। जोंग बिना दया को दिखाए उसके हाथ को उसके बदन से अलग कर देता है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ देखते हैं डार्क साइड का लीडर अभी आए हुए मैसेज को देख रहा होता है। वहीं उसके बगल में खड़ा बंदा वो बोल रहा था अब आप क्या करने वाले हो। लीडर बताता है यह प्रिजन की वजह से हुआ। तो उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है या फिर शायद वर्दी में एक जासूस। अभी दरवाजे के पीछे से कोई चिल्लाता है सेक्टर लीडर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसको सुनता हुआ डार्क साइड का लीडर दरवाजे खोल उससे जब पूछता है क्या हुआ, जिस पर उसके सामने खड़ा बंदा बताता है मुझे खेद है हस्तक्षेप करने के लिए, मुझे माफ करिएगा, हालांकि अभी आपको तुरंत ट्रेनिंग हॉल में जाना चाहिए। आगे वो बंदा वहां पर घटे घटना के बारे में भी सेक्ट लीडर को बता दिया है, जिसके चलते तुरंत ही सेक्ट लीडर भागकर ट्रेनिंग हॉल में जाता है और अपने सामने के नजारे को देख बेहद ही ज्यादा शौक हुआ था। उसके 2 डिसेबल वो रो रहे थे, जबकि तीसरा डिसेबल अपने हाथ को खोने के चलते अधमरी हालत में पहुंच चुका था। जबकि जोंग वो बोल रहा होता है तुम लोग भाग्यशाली थे। उन्हें इस तरह देख डार्क सेक्ट का लीडर अपने मन में कहता है मुझे टकराव की तो उम्मीद थी, लेकिन वे इतनी बुरी तरह हारेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी उसके पास सीनियर ब्रदर अपने कटे हाथ को लेकर रेंगते हुए आकर कहता है मैं नपुंसक बनना चाहता हूँ, प्लीज मास्टर मुझे नपुंसक बना दीजिए। जिसको देखता हुआ डार्क साइड का लीडर वो क्रीपी हंसी को हंसना शुरू कर दिया था। वहीं अपने सर को झुकाए हुए सीनियर ब्रदर सोच रहा होता है तो अमीने कहे कि अब देखता हूँ कि तुम कितने देर तक अहंकारी और बने रह सकते हो। इसी के साथ हम कुछ समय पहले देखते हैं जोंग सीनियर ब्रदर के हाथ को काट कर उसे देखते हुए बोल रहा था यह बहुत ही ज्यादा ताजा है, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इसे अभी अभी काटा है। तो सीनियर ब्रदर वो बोलता है रामखोर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा करने के बाद तुम बच जाओगे। जोंग बताता है हाँ वैसे भी ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, शायद इसके बदले मुझे तारीफ भी मिल जाएगी अपने सीनियर के खिलाफ विद्रोह करने वाले को पनिश करने के लिए। जो सुनता हुआ सीनियर ब्रदर अपने मन में कहता है वह सही बोल रहा है, हम केवल हाफ डिसेबल हैं जबकि वो ऑफिशियल डिसेबल है। इन्हीं बातों को याद करता हुआ भी सीनियर ब्रदर अपने मन में कहता है लेकिन शायद उसे यह बात पता नहीं है हम यहाँ पर उससे पहले आए थे। यदि हम अपना बाध्यकरण करवा कर ऑफिशियल डिसेबल बन जाते हैं तो पासा पूरी तरह पलट जाएगा। यही सारी बातों को सोचता हुआ वह डार्क सेक्ट के लीडर से बोलता है लेज मास्टर मुझे ऑफिशियल डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट करिए। तो इसकी ऐसी बेसब्री को देखते हुए जब डार्क साइड का लीडर उन लोगों से पूछता है तुम लोगों को इसे लेकर बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना, तो वो तीनों ही एक साथ बोलते हैं नहीं हमें इसका पछतावा नहीं होगा। जिसको सुनता हुआ डार्क साइड का लीडर वो हंसते हुए बोलता है या सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसा तुम लोग चाहो। जिस पर वे लोग अपने मास्टर को शुक्रिया बोलते हुए सोचते हैं अब आएगा मजा। अमीने अब तू देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। इतने में ही डार्क साइड का लीडर बोलता है जा। तो वो जवाब देता है हाँ। डार्क साइड का लीडर बताता है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं तुम्हें ऐसा बुलाऊं तो। जोंग बताता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनता हुआ डार्क साइड का लीडर कहता है तुम बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हो, मेरे डिसेबल बनते ही तुम्हें 3 जूनियर ब्रदर मिल चुके हैं। भाई साहब इन लोगों की डार्क साइड की ऐसी बात को सुन बहुत ही बड़ा झटका लगा था। वे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं मास्टर आपके बोलने का मतलब क्या है, वैसे भी हम यहाँ पर पहले आए थे। तो डार्क साइड का लीडर कहता है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर जोंग पहला था जो की मेरा ऑफिशियल डिसेबल बना, इसीलिए ये तो स्वाभाविक बात है की वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर होगा। ये बंदा जो की सुनता हुआ अपने मन में सोच ही रहा था कि गई भैंस पाने में, तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है मेरे ग्रीटिंग को स्वीकार करिए सीनियर ब्रदर। मतलब कि सेकंड डिसेबल ने इन लोगों को धोखा दे दिया और जोंग को अपना सीनियर ब्रदर के रूप में मान लिया, जबकि ये लोग वो सोचते ही रह गए। यही कारण था कि वे लोग काफी ज्यादा शौक थे। वही सेकंड डिसेबल वो सोच रहा होता है तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है। मास्टर ने यह नहीं पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कभी भी हमारे पक्ष में थे ही नहीं। डार्क सेक्ट का जो अगला लीडर बनेगा वह यही आदमी है। कुछ समय बाद हम देखते हैं एक बंदा उन तीनों को वहाँ से ले जाते हुए बोल रहा था ठीक है तो मैं अभी नहीं इलाज करवाने ले जा रहा। इतना बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो डार्क सेक्ट का लीडर कहता है क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, आखिर मैंने क्यों नहीं इस पर बात की। साथ ही डार्क सेक्ट में सबसे पीछे शामिल होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें सीनियर डिसेबल क्यों बनाया। जिस पर जोंग वो बोलता है सही कहा, यह तो मुझे पूछना ही चाहिए। जो सुनता हुआ डार्क सेक्ट का लीडर बोलता है मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, हालांकि मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब
जो तुम पूछना चाहते हो वो कहो। तो हुजोंग पूछता है क्या आपने उन्हें इसीलिए माफ कर दिया क्योंकि आप उनसे लगाव महसूस करते थे? साथ ही वो सोच रहा होता है इविल रूल स्वॉर्ड को पकड़े हुए उस बंदे ने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए डार्क साइड के लीडर के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्होंने नपुंसक बनने से बचने के लिए आखिर क्या किया। तभी डार्क साइड का लीडर उसकी बातों को जवाब देते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने आपस में काफी ज्यादा बात कर लिया है। जिस पर जोंग कहता है अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको बताने की। तो डार्क साइड का लीडर बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी लगता है कि यह लगाव ही था। कभी कभार जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिन्हें आपको नजरअंदाज करना पड़ता है, भले ही आप उनके बारे में जानते हो। शायद तुम्हें अभी ये बात समझ में ना आए लेकिन एक बार जब तुम किसी सेक्ट के लीडर बन जाओगे तब निश्चित ही तुम्हें मेरे बोलने का मतलब समझ आ जाएगा। जो सुनता हुआ जोंग कहता है मैं इसे याद रखूंगा। तो डार्क साइड का लीडर बोलता है मुझे माफ करना तुम्हें पहले से चेतावनी ना देने के लिए, जिसके चलते मैंने जो तुम्हें समय दिया था मार्शल आर्ट को याद करने के लिए वो भी बर्बाद हो गया। जोंग बताता है मैंने उसे याद कर ली। जिसको सुन डार्क साइड का लीडर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या? जोंग बताता है मैंने घोस्ट शैडो क्लॉ टेक्निक को पूरी तरह याद कर लिया है, उसका हर एक हिस्सा। जिसको सुनता हुआ डार्क साइड का लीडर पहले जो कि हैरान था अब खुशी के मारे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम समय में याद है मुझे किसी ने कहा था अगर तुम्हारे पास बहुत ही प्रभावशाली डिसेबल होता है तो तुम हमेशा उससे प्रभावित होते रहोगे। लगता है कि उसने सच कहा था। तुम्हें देखते हुए मैं चाहकर भी तुम्हारी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो जोंग वो बोलता है शुक्रिया मास्टर। जिसको सुन डार्क साइड का लीडर कहता है मुझे खुशी होगी तुम्हें और अधिक सिखाने में, लेकिन अभी के लिए मैं व्यस्त हूँ तो मैं इंटरनल अफेयर के डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा तो तुम जाकर अभी आराम करो। इसी के साथ वो उसे डार्क साइड के यूनिफॉर्म को देता है जिसे लेकर जाओ। जब उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से जा ही रहा था तभी उसे अचानक ही एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जिस वजह से वो डार्क साइड के लीडर से कहता है या मैं बाहर घूम आ सकता हूँ। डार्क साइड का लीडर जो सुन उससे वह पूछता है घूमने जाना? वो बताता है हाँ मैं काफी समय से पहाड़ों में रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा बाहर घूमना चाहता था। डार्क साइड का लीडर जिस पर बोलता है तो ऐसी बात है तुम जा सकते हो। जिस पर जोंग फिर से उसे शुक्रिया बोलकर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसे अचानक ही पीछे से रोकते हुए डार्क साइड का लीडर बताता है यहाँ पर तुम अपने रास्ते को ना भटक जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक गाइड को भेज रहा हूँ। जो कि सुनता हुआ उसकी तरफ देखते हुए एक क्रीपी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर किसी को फर्क भी पड़ता है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? इसी के साथ वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है जैसा आप चाहे। साथ ही वो आगे सोचते हुए कहता है उसे अभी भी मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उस जगह से बाहर निकल चुका था और अपने सामने इतने बड़े विशाल जगह को देखते हुए कहता है यह बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ की इमारतें भी कितनी बड़ी है, पता नहीं मुझे इतनी बड़ी जगह को देखने में कितना समय लगेगा। यही सब सोचता हुआ जब वो अपने पीछे गार्ड को देखने लगता है वह बंदा उसे बताता है आप मुझे पूरी तरह इग्नोर कर सकते हो, मुझ पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ इस बंदे का नाम श्योक होता है। जिसको सुनता हुआ जोंग बोलता है शुक्रिया तुम्हारा। तभी रेड बोलती है तुम बाहर किस लिए आए? मुझे लगता है कि अगर तुम आराम करने चले जाते तो ये बेहतर होता। तो जोंग वो आगे जाते हुए बताता है मैंने यहाँ पर चैन के स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया है, लगता है कि वो हमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। रेड बोलती है या तुम उसकी बात कर रहे हो जिसने कि असैसिन के बॉडी पर कब्जा किया था? जोंग बताता है हाँ सही कहा, ऐसा लगता है कि अभी भी वो उसी बॉडी में है। जिस पर रेड बोलती है या सच में वो यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ आया? मुझे नहीं पता था कि वो इस जगह पर घुसपैठ करने में इतना स्किल्ड होगी, वह काफी ज्यादा उपयोगी निकला। जोंग कहता है लगता है कि उसने असैसिन के पुरानी यादों का इस्तेमाल किया है। रेड बताती है खेल में अधिक कार्ड होना बहुत ही बेहतर होता है, ये बहुत ही अच्छा है, अब उसके लिए आपको धोखा देने की संभावना बहुत कम हो गई। जोंग बताता है सही कहा। साथ ही वो अपने आगे देखता हुआ सोच रहा था यहाँ पर चैन के अलावा मैं किसी और के भी एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, आखिर सीढ़ियों के नीचे कौन है? इसी के साथ चैन को लेकर जैसे ही उसके सामने से वे लोग आते हैं तो उन्हें देखते हुए जोंग कहता है इनमें से अधिकतर सुप्रीम पीक लेवल पर है, वही सबसे आगे वाले की एनर्जी किंग ऑफ ब्रिलियंस के जैसा है। तभी उसके पीछे से गार्ड बोलता है यंग मास्टर आपको उन्हें ग्रीट करना चाहिए। जोंग पूछता है कौन है वे लोग? तो वह गार्ड बताता है उसका नाम जंग न्योंग है, वह एसोसिएशन लीडर का सेकंड डिसेबल है। जो सुनता हुआ जोंग अपने मन में कहता है एसोसिएशन लीडर का सेकंड डिसेबल। इसी के साथ वो चैन को देखते हुए बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं उससे इस तरह मिलूंगा। दूसरी तरफ चैन भी फैमिलियर एनर्जी को महसूस करता हो। जब अपने सर को ऊपर उठाकर देखती है तो अपने सामने के नजारे को देख उसके होश उड़ चुके थे। वहीं उसे देखता हुआ डीमन और रेड काफी ही समय
से अपनी हंसी को रोके रखे थे वे अंत में असफल हो जाते हैं और फिर जोरों जोरों से हंसते हुए बोलते हैं, जरा उसे तो देखो, वो तो अब सचमुच में एक लड़की बन चुका है। बेचारा चैन उन लोगों की ऐसी बातों को सुन अपने मुंह को छिपाते हुए सोचता है, मैं मरना चाहता हूँ। आखिरकार चीजें ऐसी स्थिति तक कैसे पहुँच गई। वो कितना बोलते ही हम 3 दिन पहले देखते हैं जहाँ पर की रेड फेवर पवेलियन के कॉटेशन हाउस जो कि लग्जरी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर एक कमरा है जो कि केवल खास मेहमानों के लिए होता है। और खास बात यह है कि गोह चैन भी वहीं पर था। वहाँ पर वो गया तो था जोंग को ढूंढने के लिए, लेकिन 5 किंगों के डिसेबलों के स्वागत के अफरा तफरी में चैन के उसके असाधारण सुंदरता के लिए चुन लिया गया। चैन वहाँ पर फंसी हुई सोच रही थी, मैं आखिर यहाँ पर कर क्या रही हूँ, या मुझे भाग जाना चाहिए। तभी एक आवाज आती है, मजा नहीं आया, अगले वाले को लेकर आओ। तो दूसरा आवाज बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा नखरे वाले हो, जरा 1 मिनट रुको। इसी के साथ वो कमरे से बाहर निकल कर चैन से कहती है, चलो अब आ जाओ, और हाँ रोड मत होना, अगर वो ना खुश दिखे तो तुरंत बाहर आ जाना। जिस पर चैन वो कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गई। साथ ही वो अपने पीछे लड़कियों को देखते हुए सोच रहा था, यहाँ पर हर कोई नजरों में आने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वे मालकिन बन सके। हालांकि ये मेरे लिए सबसे बुरा होगा तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं हार नहीं मान सकते। यही सारी बातों को सोचता हुआ जब वो कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक बंदा था जिसको देखते हुए वो अपने मन में कहती है, आखिर ये 5 किंगों के डिसेबलों में से कौन हो सकता है। इतने में ही वो बंदा अपने शराब को पीते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओह माय गॉड बहुत अच्छे को दिया, तूने मार्शल आर्ट सीख रखी है। जो सुनता हुआ चैन अपने मन में कहता है, या मैं पकड़ी गई, नहीं मुझे शांत रहना होगा, मैं केवल वही बोलूंगी जो पहले से तैयार की थी। तभी वो बंदा फिर से कहता है, आखिर तुमने मार्शल आर्ट कैसे सीखा। चैन लड़कियों के आंसू बहाने के स्किल का इस्तेमाल करते हुए बताती है, मेरे फादर निचले रैंक वाले मार्शल आर्टिस्ट थे, मैंने उन्हीं से कुछ सेल्फ डिफेंस के बेसिक सीखे थे, हालांकि अब ये गुजर चुके हैं। जिस पर कि वो बंदा सहानुभूति को दिखाते हुए बोलता है, भगवान भी क्या क्या खेल खेलते हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट की बेटी वैश्यालय में काम करती है, ये कितना दयनीय है। ये बोलता हुआ वो कहता है, या तुमको लगता था कि मैं ऐसा बोलूंगा। तो ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन तुमसे कहीं अधिक कठिन है, तुमने ये जीवन खुद चुना है। यदि तुमको लगता है कि मैं इस सीधी सादी कहानी पर विश्वास करूंगा तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। चैन जो कि सुन अपने मन में कहता है, यार मैं तो गया काम से। इसी के साथ वो जैसे ही उस बंदे की तरफ देखती है तो वो भी हद ही ज्यादा शौक हुई थी, क्योंकि भाई साहब वो बंदा बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से रो रहा होता है और अपने अहंकार के कारण वो कुछ और ही बोल रहा था। उसे इस तरह देख चैन अपने मन में कहता है, क्या ये काम किया। इतने में ही वो बंदा फिर से कहता है, और खैर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने रखेल के रूप में स्वीकार करूंगा तो मैं बता दूं, बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, मेरे पास सभी गार्ड आदमी ही है, अगर उनमें से कोई एक औरत होगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। चैन गार्ड वाली बात को सुन काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, एक गार्ड, या वो मुझे गार्ड के रूप में रखेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एक मिस्ट्रेस बनने के बजाय। इसी के साथ वो उस बंदे से पूछती है, मिस्टर आपका नाम क्या है। वो बंदा जिस पर कहता है, मेरा नाम। चैन बताता है, आप अब से मुझे पनाह देने वाले हो तो कम से कम आपका नाम तो मुझे पता होना चाहिए। जो सुन वो बंदा अपने एक्स को बड़े ही जोरदार तरीके से जमीन पर पटकते हुए बोलता है, मेरा नाम। उस एक्स को देख चैन घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, यह एक्स तो 5 किंगों में से एक 8 सितारों में सबसे पहला हो त्यांग कांग का है। या यह बंदा उसका डिसेबल है जिसके बारे में कहा जाता है केवल एक कुल्हाड़े के दम पर उसने ऑर्थोडॉक्स के सर को काट दिया था। इतने में ही वो बंदा आगे बढ़ अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं एनहाइलेशन स्क्वाड का लीडर हूँ और सेकंड यंग मास्टर का सबसे क्लोज सहयोगी, मेरा नाम हो जोंग ग्योक है। उसके इतना बोलते ही वो वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि चैन उस बंदे को देखते हुए सोच रही होती है, मेरा समझौता केवल उसके साथ गार्ड बनने तक की थी, लेकिन वो मेरे साथ अपनी रखेल के जैसा व्यवहार करता है। वह मुझे सबसे भड़काऊ कपड़े पहनाकर मुझसे दिन भर शराब भरने के लिए कहता है, और अब देखो मैं कितनी शर्मनाक स्थिति में फंस चुकी हूँ। हम देखते हैं डेमन और रेड बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे उसे ऐसी स्थिति में देख, जबकि जोंग वह अपने सामने खड़े बंदों को देखते हुए सोच रहा था आखिर वैली हेड ने उसे क्या कहा था। सेकंड यंग मास्टर की इमेज बहुत अच्छी नहीं है, मेरा सुझाव है जितना हो सके आप उससे बचने की कोशिश करना। इन बातों को याद करता हुआ जोंग कहता है, वैली हेड ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अगर उसने मुझ में दिलचस्पी दिखाई तो निश्चित ही यह बहुत ही बड़ी परेशानी भरा होगा और मैं फिलहाल के लिए तो कोई संघर्ष नहीं चाहता। इसी के साथ वो अपने गार्ड के कहे अनुसार सेकंड यंग मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं डार्क साइड के लीडर का डिसेबल यंग मास्टर नियोंग को ग्रीट करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वे लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर आगे चले जाते हैं, जिसको देखता हुआ रेड बोलती है, उन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं और न ही चैन कुछ कहा। तो जोंग वो बोलता है,
चलो चलते हैं। इसी के साथ वे लोग जब वहाँ से जाने लगते हैं तो सेकंड यंग मास्टर वो एकदम से ही बोलता है रुक जा। जो सुनता हुआ गार्ड के साथ साथ तो जोंग भी कांप चुका था। वहीं सेकंड मास्टर जोंग को देख कहता है या उसने कहा वो डार्क सेक्ट के लीडर का डिसेबल है। इतना बोलकर वो एकदम से ही जोंग के सामने आ जाता है और उससे कहता है तो तुम ही हो ऑर्थोडॉक्स के वो कैदी। उसे इस तरह अपने सामने देख रहे जोंग से कहते हैं मोटा जितना हो सके अपने सर को नीचे झुका लो। वह कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकते हो। जिस पल भी तुम पकड़े गए उसी पल या तो तुम उसके खिलौने बन जाओगे या फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी सेकंड यंग मास्टर जोंग के सर पर अपने हाथों को फेरते हुए कहता है बहुत दिलचस्प है। तुम तो मुश्किल से ही अर्ली पीक पर हो। आखिर कैसे तुमने ट्रायल के अंदर फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया। जोंग बताता है मैं बस लकी था। लेकिन वो बंदा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए सीधे उसकी आंखों पर हमला किया था। इतना कि उसकी स्पीड को कोई भी नहीं देख पाता। हालांकि जोंग भाई साहब वो उसके हाथों को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी उंगली जैसे ही जोंग के आंखों को टच करने वाली थी तभी ये मोमेंट पर जोंग अपनी आंखों को दूसरी तरफ फेर लेता है और ऐसा नाटक करता है कि मानो उसने उसकी आंखों में उंगली डाल दिया हो। जिसको देखता हुआ उस बंदे को पूरा यकीन हो जाता है कि जोंग अर्ली पीक पर ही है। जिसके चलते वो जोंग को बहुत ही ज्यादा जोरदार हिट को देता है और दूर फेंक देता है। बाद में उसे नीचे नजर से देखते हुए कहता है तुम तो वाकई में जैसा दिख रहे हो वैसा ही हो। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जैन को जिस बंदे ने अपने साथ लिया था वो कहता है वो उतना पावरफुल नहीं लगता जितना मैंने अफवाहों में सुना था। वो सेकंड यंग मास्टर कहता है हाँ सही कहा चलो चलते हैं। लेकिन उन लोगों के पीछे एक बंदा ऐसा था जो जोंग के चाल को शायद समझ चुका था और उससे अनजान ये लोग खुश थे कि उन्होंने सेकंड यंग मास्टर को बेवकूफ बना दिया। रेड कहती है मॉर्टल तुमने अच्छा काम किया। और तभी वो बंदा जो कि इन दोनों को देख रहा था वो कहता है जो आदमी डरा हुआ हो उसका हार्ट बीट इतना काम कैसे हो सकता है। जिसको सुनता हुआ तो यंग मास्टर और बाकी के लोग भी रुक चुके थे। हम जान पाते हैं एसोसिएशन लीडर कैंडिडेट जोंग एक उसके पास एसोसिएशन के 3/3 सपोर्ट है और उनमें से उसके सपोर्टिंग पिलर के 5 लोग सबसे मेन है। उसने 5 लोगों को 1 से लेकर 5 तक रैंक दिए हैं। उन्हीं में से एक अंधा आदमी भी है जो कि हो जोंग को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन को हासिल किया। मतलब कि यही बंदा जिसने की जोंग के अभी नाटक को पकड़ा। वो आगे कहता है जैसा कि तुम लोगों को पता है मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। अगर मेरा कान ठीक से काम कर रहा है तो यह आदमी बस डरने की नाटक कर रहा है। जिसको सुनता हुआ सेकंड यंग मास्टर क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है क्या ऐसी बात है। उसे इस तरह देख जोंग सोचता है ये बहुत ही बड़ी परेशानी भरा है। एसोसिएशन लीडर का दूसरा डिसेबल जोंग वह एसोसिएशन लीडर के सभी डिसेबलों में सबसे क्रूर होने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए वह जाना जाता है और प्रतिभाशाली लोगों को अपने पास रखने के पागलपन भरा जुनून। ये सारी चीजें केवल इस अंधे आदमी की वजह से हुआ है। तभी उसके पास सेकंड यंग मास्टर आकर कहता है तुमने सही कहा इसके दिल की धड़कन बिल्कुल भी तेज नहीं है। उसे इस तरह देख रेड कहती है मोर्टल शांत रहना उसे अभी भी तुम्हारे लेवल के बारे में पता नहीं है। तो जोंग सेकंड के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे सिखाया गया है भले ही तुम्हारे सामने बड़े से बाघ हो और फिर भी तुम्हें अपने धैर्य को नहीं खोना है। जो सुनता हुआ सेकंड कहता है या सच में काफी अच्छी सीख है तुम्हारी। लेकिन इतना बोलते हुए वो जैसे ही चुटकी को बजाता है वैसे ही एक बंदा अचानक ही जोंग के पीछे से अपीयर होता है और उसे इतनी जोरदार तरीके से मारता है कि जोंग कई कदम तक साइड में चला गया होता है। वहीं सेकंड वो बोल रहा होता है तुम्हारी सीख तभी तक कामयाब है जब तक कि तुम्हारे पास उस बड़े से बाघ का सामना करने की शक्ति है। इसीलिए चलो अब अपनी शक्ति को दिखाओ। हम देखते हैं उसका भेजा हुआ बंदा फिर से जोंग पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जिसको देखता हुआ रेड कहती है रुक जाओ मोर्टल बस शांत रहना। मतलब कि वे लोग अभी भी खुद को रोक रहे थे जिस वजह से इतना बुरा हाल। वह बंदा जोंग को कुत्तों की तरह धोता है नहीं उससे भी बेकार कपड़े की तरह धोता है और उसकी हालत लगभग अधमरी कर दिया था। मतलब कि समझ सकते हो सेकंड यंग मास्टर का डर कितना है और अभी जोंग उसके सामने कितना कम पावरफुल है जो इतना मार खाने के बावजूद भी जवाब देने को तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि सेकंड यंग मास्टर के साथ वाली दूसरी लड़की वो कहती है या वो उसे मार डालेगा जबकि सेकंड वो सोच रहा होता है या उसके पास बस इतना ही है। उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कॉर्स ब्लड वैली के टॉप ट्रेनिंग होने के बावजूद भी वो अल्टीमेट पीक रियलम वाले को भी हराने में स्ट्रगल करेगा। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही उस बंदे को बोलने वाला था चलो अब रहने दो रुक जा। तभी वो देखता है कि उसके बगल से अंधा बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है उसकी धड़कनें अभी भी शांत है। जो सुनता हुआ सेकंड कहता है
क्या? मतलब कि अभी भी जोंग को डर नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अंधापंधा आगे बढ़ कहता है प्लीज आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो देखते हैं कि आखिरकार कब तक तुम अपने स्किल को छुपाने में कामयाब रहते हो या तुम अपने मौत के दरवाजे पर भी इसे जारी रख पाओगे। इतना बोलते हुए वो जैसे ही जोंग के गले को भेदने वाला था तभी जोंग उसे देखते हुए स्माइल करता है और खतरनाक स्पीड के साथ एक हाथ से उस बंदे के स्वॉर्ड को रोकता है और अपने दूसरे हाथ से दूसरे बंदे के फिस्ट को पकड़ता है। और इससे पहले की सेकंड वो कुछ भी सोच पाता उससे पहले ही वो उस दूसरे बंदे के हाथों को तोड़ते हुए कहता है मैं कब से सारी चीजों को सह रहा था लेकिन तुमने सारी चीजें बेकार कर दी। ऐसा वो अंधे बंदे से कह रहा होता है जिसको सुनता हुआ वो भी काफी ही ज्यादा सीरियस हो चुका था। लेकिन तभी उनके बीच सेकंड तालियां बजाते हुए आकर कहता है अद्भुत, मैं यही तो कब से देखना चाहता था। वॉर्स ब्लड वैली में टॉप रैंक को हासिल करने वाले ऑर्थोडॉक्स मुरेम के एक कैदी के स्केल तुम अपने 20 साल से भी कम उम्र में सुप्रीम पीक पर पहुंच चुके हो। जो सुनता हुआ उसके पीछे खड़ी बंदी कहती है सुप्रीम पीक क्या सच में? सेकंड बताता है हाँ, हालांकि वो सुप्रीम पीक के शुरुआत में ही है। वहीं चैन सुप्रीम लेवल वाली बात को सुन पहले तो शौक हुआ था, बाद में जब उसे समझ आता है तो वो अपने बदहवास अवस्था में जाते हुए सोचता है सुप्रीम पीक व्हाट द हेल, ये सब दुनिया में चल क्या रहा है? यह आदमी ठीक 1 महीने पहले यह भी नहीं जानता था कि मार्शल आर्ट होती क्या है और अब देखो वो सुप्रीम पीक रियलम पर है। या एक राक्षस ने हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन में घुसपैठ कर ली है जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं है। दूसरी तरफ रेड मैंग को देखते हुए बोल रही थी इस अंधे ने सारी चीजें बेकार कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन रहा होगा। हम देखते हैं अब चूंकि सेकंड को पता चल चुका था कि जोंग कितना पावरफुल है तो वह जोंग से कहता है चलो मैं तुमसे डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरे प्रति वफादारी की शपथ लो। जो सुन रेड कहती है तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है मोटा, तुम्हारे लिए अभी बेहतर होगा कि उस ऑफर को ले लो। जो सुनता हुआ चैन अपने मन में कहता है वो सही कह रही है, इससे ज्यादा ध्यान आकर्षित करना खतरनाक होगा। अगर लोगों को यह एहसास हो जाए कि उसकी स्किल लेवल असामान्य है तो लोग बोलते हुए वो अचानक ही चुप हो चुकी थी क्योंकि जोंग रेड की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं आपके ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। जिस पर रेड वो बोलती है आखिर तुम कभी भी मेरी बातों को क्यों नहीं मानते? इतने में ही हम देखते हैं कि सेकंड जोंग को इस तरह मना करता हुआ देख काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपनी एनर्जी को जैसे ही बाहर निकालने लगता है तो फोर्स पूरी तरह टूट चुका था। वो कहता है क्या तुमने मेरे ऑफर को ठीक से सुना नहीं? उसे इस तरह देखता हुआ चैन घबराते हुए अपने मन में कहती है आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो पागल हो रहा है? लेकिन तभी जोंग बोलता है अगर आप डार्क सेक्ट को चाहते हो तो ये बेहतर होगा कि फिलहाल के लिए आप यहाँ पर कुछ भी ना करें। वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ सारे ही लोग पहले तो हैरान होता है इतना कि वे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते। बाद में सेकंड वो हंसते हुए कहता है चलो अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? जोंग वो क्रीपी स्माइल को देते हुए कहता है ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं वफादारी की शपथ ले लूं, लेकिन यदि मैं ऑर्थोडॉक्स मुरिम से होते हुए इतनी जल्दी राजनीति में शामिल हो जाता हूँ तो क्या कभी भी डार्क सेक्ट का लीडर मुझ पर भरोसा कर पाएगा? सेकंड बोलता है नहीं, उसे लगेगा कि तुम जासूस हो। साथ ही वो सोच रहा था तुम तो काफी होशियार निकले। तभी जोंग बोलता है हाँ सही कहा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप थोड़े समय के लिए इंतजार करिए। जिस पर सेकंड बोलता है आखिर इंतजार करने से मुझे मिलेगा क्या? जोंग बताता है एक वादा। वो पूछता है एक वादा? तो जोंग कहता है मैंने सुना है कि आप उत्तराधिकारी पद के सबसे करीब हो, अगर आप मेरा इंतजार करते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ एक बार डार्क सेक्ट के लीडर का विश्वास जीतने के बाद डार्क सेक्ट को अपने अंदर ले लूंगा और उसे आपको भेंट करूंगा। जो सुनता हुआ सेकंड वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। बाद में वो कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, अगर तुम इतनी जल्दी मेरा पीछा करते हो तो डार्क सेक्ट का लीडर तुम पर निश्चित ही शक करेगा। अगर सारी चीजें सुचारू रूप से चलाना है तो मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा। चलो सब यहाँ से, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम डार्क सेक्ट के लीडर के विश्वास को जीत चुके होंगे। इसी के साथ वो जोंग को बिना कुछ किए वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जिसको देखता हुआ ये बंदी बोलती है या सच में वो ऐसे ही यहाँ से चला गया? अंधा जिस पर कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाते हुए जोंग को देखते हुए अपने मन में कहता है केवल उसकी मार्शल स्किल ही नहीं वह होशियार भी बहुत है। वह अच्छी तरह जानता है कि यंग मास्टर क्या चाहता है और उसे क्या पसंद है। उसने इसका फायदा उठाया। उसने महज कुछ शब्दों से ही सारी सिचुएशन को संभाल लिया। ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर छुपाए हुए है। यही सारी बातों को सोचता हुआ वो सारी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था और हर चीज उसके समझ से बाहर थी। लेकिन जोंग वो उसे देखते हुए कहता है रेड। वो जवाब देती है
हाँ तो जोंग बोलता है मुझे वो अंधा आदमी मरा हुआ चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं रेड बोल रही थी अब मैं यदि चैन के बारे में सोचती हूँ तो मोटल तुम क्या करने वाले हो, वो उस लड़की की बॉडी में है। तो जोंग जवाब देता है मैंने टेलीपैथी के जरिए उससे बात की थी और उससे कहा वो सेकंड मास्टर और उसके साथियों पर नजर रखे। जो सुनता हुआ रेड बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे उसे देखने से लग नहीं रहा था कि उसे लड़की की बॉडी में कोई दिक्कत है। जोंग बोलता है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगा? रेड कहती है खैर छोड़ो, तुमने इस मामले को मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया। मैं ये देखकर काफी हैरान हुई। जोंग जो सुन बोलता है क्योंकि लोग देख रहे थे ना। जो सुन रेड कहती है क्या तुम इस गार्ड की बात कर रहे हो जिसे कि उस हिजड़े ने हमारे साथ भेजा था? जोंग बताता है नहीं वो नहीं। जिसको सुनता हुआ तो वो भी हैरान थी, आखिर वो बात किसके बारे में कर रहा है। वहीं हम जोंग को देखते हैं वो अपने पीछे तीखी नजर से किसी की तरफ देखता है। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं वही बंदी थी रेड का हमशक्ल। वो दीवार के पीछे से छिपकर सोच ही रही थी कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी उसका गार्ड कहता है मिस क्या आप उस आदमी से मिलना नहीं चाहती हो? आपने उसे यूं ही क्यों जाने दिया? वो बंदी बताती है हाँ मैं जानती हूँ मुझे उससे मिलना था। जिसको सुनता हुआ तो वो बंदा भी हैरान था। वही वो बंदी अपने मन में सोच रही थी मैंने हाल ही में सुना है कि वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम से है। मैंने बिना जाने उसे अपनी आइडेंटिटी टोकन दे दिया। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो जाएगी मेरे लिए, लेकिन वो डार्क सेक्ट के लीडर का डिसाइबल है। अब मैं क्या करूं? यही सारी बातों को सोचता हुआ वो पागल हो रही थी। जिसको देखता हुआ उसका गार्ड थोड़ी देर शांत रहता है, बाद में उससे कहता है क्या आपको लगता है कि ये सच होगा? वो बंदी पूछती है अगर तुम बात किस बारे में कर रहे हो? तो वह बंदा बताता है या वह वाकई में अर्ली सुप्रीम पीक पर है। जिस पर वो बंदी भी थोड़ी देर सोचते हुए अपने मन में कहती है सही कहा, जब मैं उससे कुछ दिन पहले मिली थी तो वो पीक रियलम पर ही था। यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो अपने स्किल को छुपा रहा है, लेकिन अब वो अर्ली सुप्रीम पीक पर है। सेकंड झूठ नहीं बोल सकता तो अब मुझे ये करना ही होगा। ऐसा बोलता हुआ वो वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से गार्ड वो कहता है मिस मेरे लिए रुकिए। जबकि वो बंदी उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए सोच रही थी मुझे नहीं पता वो असली में अपने स्किल को छुपा रहा है या नहीं, लेकिन अगर वो वाकई में अर्ली सुप्रीम पीक पर है तो चाहे फिर उसकी ओरिजिन कहीं से ही क्यों ना हो मुझे उसे अपने साइड में लेना ही होगा। मैं इसकी जांच खुद करूंगी। ये सब सोचता हुआ वो काफी ही ज्यादा सीरियस थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कहती है लेकिन मैं ऐसा करूंगी कैसे? इसके साथ ही सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं जोंग अपनी टूर को खत्म करके डार्क सेक्ट में वापस लौट आया था और अपने साथ मिले लोगों के बारे में बात करते हुए कह रहा होता है यहाँ के सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो रेड वो बताती है तुम अब ऑफिशियल डिसेबल बन चुके हो तो ये स्वाभाविक बात है, लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति इतना अच्छा है। मैं यही कहना चाहती थी लेकिन यहाँ मौजूद हर कोई हम पर नजर रखने के लिए है। जो सुनता हुआ जोंग अपने आसपास के घाटों को देखते हुए सोचता है वो मुझ पर हर तरीके से नजर रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि सभी नौकरों ने भी मार्शल आर्ट सीखी हुई है, लगता है उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतने में ही रेड वो आगे बोलती है ये सभी घटिया और थर्ड रेट के हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है। जिस पर जोंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि वे मुझे देख ना सके। रेड पूछती है आखिर तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? जोंग बताता है मैंने सेकंड यंग मास्टर से वादा किया था मैं डार्क सेक्ट को टेक ओवर करूंगा, तो अब मुझे वो वादा निभाना चाहिए। इतना बोलते हुए वो जैसे ही कमरे में आता है तो उसके साथ वाला गार्ड वो कहता है मेरी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म होती है तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। जिस पर जोंग उसे रोकते हुए बोलता है तुम्हारा नाम स्योक जुंग है, सही कहा ना? मैं तुमसे अकेले में कुछ पूछना चाहता था, क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? वो बंदा जिस पर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर उसे अब मुझे क्या पूछना है? खैर यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे यकीन है कि वो कोई बेवकूफी भरा काम तो नहीं करेगा। इतना सोचने के बाद वो बोलता है हाँ क्यों नहीं जरूर। इसी के साथ वो दरवाजे को बंद कर जोंग से पूछता है बताइए आपको क्या पूछना है? जोंग बोलता है तुम मेरे बारे में डार्क सेक्ट के लीडर को रिपोर्ट करने वाले हो है ना? जिस पर वो बंदा और भी ज्यादा हैरान होते हुए कुछ सोच पाता। अभी जोंग आगे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम वही रिपोर्ट करो जिसकी अनुमति मैं दूं। वो बंदा जिस पर अपने मन में कहता है मुझे उससे इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। जब लोगों को पता होता है कि उन पर नजर रखी जा रही है तो क्या उनमें से अधिकांश लोग खुद को अलग थलग नहीं कर लेते? इतना सोचने के बाद वो कहता है मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने अभी अभी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी है। तो जोंग वो बोलता है तुम्हें इसका पछतावा होगा। जो सुनता हुआ वो बंदा अपने मन में कहता है कमीने के घमंड तो देखो, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आदमी को धमकी देने की जिसकी जिम्मेदारी उस पर नजर रखने की है। इसी के साथ वो बोलता है ऐसा लगता है कि अपने साथ वाले ट्रेनियों को हराकर तुम बहुत ही अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं मैं केवल सेक्ट लीडर की बात को मानता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था तुम महज एक ऐसी चीज हो जिसे सेक्ट लीडर कभी भी फेंक सकते हैं। मैं तुम्हारी इस बात को भी रिपोर्ट करूंगा। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए जोंग से कहता है अब चूंकि तुम्हारी बात खत्म हो चुकी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे इस तरह वहाँ से जाते हुए देख
देख जंग अपने रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का यूज करता है और उसे सीधे पीछे की ओर खींच लिया था और उसे जमीन पर काफी जोरदार तरीके से पटकता है, जिसके चलते वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और अपने मन में सोच रहा होता है या ये पागल मुझे सचमुच में मार डालेगा। तभी जंग उसके हाथों में अपने इविल रूल स्वॉर्ड को थमा देता है और वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। बाद में वो अपने ही मुंह से अपनी सारी सच्चाई को जोंग के आगे उगल दिया था, जिसको सुनता हुआ जोंग बोलता है तो ऐसी बात है तुम एक गार्ड लेडी से शादी कर होटल कासल में एक मैनर बनाकर साथ रहना चाहते हो, कितना ज्यादा प्यार करते हो तुम उससे। उसकी ऐसी बातों को सुन उस बंदे को अचानक ही होश आता है और वो घबराते हुए कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। जोंग बताता है ये तो बहुत ही आसान था, इस स्वॉर्ड की एक बहुत ही अच्छी बात है लोग अपनी गहरी इच्छाओं को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देते हैं और खैर मान लो अगर तुम्हारे लवर की मौत हो जाती है तो तुम्हारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। सही कहा ना। जिस पर कि वो बंदा और भी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है नहीं नहीं शांत हो जाओ, मैं बस अभी के लिए उसके प्रति वफादार होने का नाटक करूंगा, बाद में मैं सारी ही चीजों को सेक्टर लीडर को बता दूंगा ताकि वो किसी भी कीमत पर इसे अपना ऑफिशियल डिसेबल ना बनाए। लेकिन हम देखते हैं जंग उसकी इच्छाओं को जानता था जिसके लिए वो ऑलरेडी तैयार होता है। हम देखते हैं वो बंदा उसके प्रति गद्दारी ना करे, इसके लिए वो उसके सामने एक हेयर पिन को फेंकता है, जिसको देखता हुआ वो बंदा सोचता है इसकी टांग अब ये क्या है, यह तो वही तितलियों वाली हेयर पिन है जो मैंने उसे दिया था। इन बातों को याद करता हुआ हम देखते हैं कि उस बंदे का डर वो बढ़ता जा रहा था। वहीं जंग उस हेयर पिन को उठाते हुए बोलता है ध्यान रखना अगली बार तुम्हारे सामने यह हेयर पिन नहीं होगा बल्कि इसके बदले उसका कटा हुआ सर होगा तुम्हारे सामने। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ वह बंदा खौफ में कांपने के अलावा और कुछ भी नहीं बोल पाता। वह जंग उसे बाहर ले जाते हुए बोलता है याद रखना मास्टर को आज की फाइट के बारे में तुम्हें नहीं बताना है, उन्हें बस इतना बताना कि मेरी मुलाकात सेकंड यंग मास्टर से हुई थी और मैंने शांतिपूर्वक उसके ऑफर को मना कर दिया, बस इतना ही तुम्हें बताना है। क्या तुम समझ गए हो। जिस पर वो बंदा अपने सर को हिलाकर जब हामी भरता है तो जंग उसके चेहरे को देखता हुआ बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो तुम रोने वाले हो, डरो मत मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब तुम जा सकते हो। जंग कैसे भयंकर रूप को देख वो सोच रहा था डेविल वो डेविल है। इतने में ही उसे इतना हरकंप देख दूसरा गार्ड कहता है क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो वो बंदा पूछता है या यंग मास्टर कमरे से बाहर आया था। जिस पर उसके सामने खड़ा गार्ड बताता है नहीं मुझे तो लगा था कि तुम दोनों अंदर बात कर रहे हो। वह बंदा जिस पर अपने हेयर पिन को देखते हुए सोचता है फिर आखिर कैसे उसने इस हेयर पिन को वहां पर लाया। हम देखते हैं उसके सामने ही खड़ा था घोस्ट डीमन। खैर हम देखते हैं कि वो बंदा यही सारी बातों को सोचता हुआ अपने साथियों से बिना आगे बात किए वहां से चला जाता है, जिसको देखता हुआ उसके साथी गार्ड कुछ भी समझ पाते। अभी कमरे से एक आवाज आती है तुम लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हो, तो क्या तुम लोग मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। वैसे भी अब से तो हम काफी बार मिलने वाले हैं। जोंग को यूं चाय ऑफर करता हुआ देख वे बंदे एक दूसरे की तरफ पहले तो देखते हैं बाद में कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जिसको सुनता हुआ जंग एक क्रीपी स्माइल करने के अलावा और कुछ भी नहीं कहता, जिसके साथ ही वो कमरा बंद हो जाता है। मतलब कि तुम लोग जान ही चुके होंगे इन लोगों के भी अब लगने वाले हैं। अगला सीन डार्क साइड के मैनर का होता है जहाँ पर कि हम देखते हैं वह गार्ड अपने रिपोर्ट को देते हुए कह रहा था जंग और सेकंड यंग मास्टर की भेंट हुई थी। डार्क साइड का लीडर जो कि सुन बोलता है लेकिन वो यहाँ से जाने से पहले तो कुछ और ही कहा था। वो गार्ड बताता है हाँ सही कहा। तो डार्क साइड का लीडर सेकंड मास्टर को याद करते हुए कहता है वह निश्चित ही जोंग के जरिए डार्क सेक्ट पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा होगा। मैंने उसे पहले भी कई बार मना किया है लेकिन उसके बिना जोंग को कुछ कहे यूं चला जाना काफी ही ज्यादा अजीब है। या सचमुच में वहाँ पर कोई भी विवाद नहीं हुआ था। वह गार्ड बताता है हाँ कोई भी विवाद नहीं हुआ था। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं अभी उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकता, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि वो आदमी कोई ऐसा नहीं है जिसे आपको डिसेबल बनाना चाहिए। वह एक इविल आदमी है जो कि अपनी असली शक्ति को छुपा रहा है और मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। यही सारी बातों को सोचता हुआ वो डार्क सेक्ट के लीडर से कहता है इतना ही रिपोर्ट था। जिस पर कि डार्क सेक्ट का लीडर उसकी बातों को सुन पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत था, बाद में वो हंसते हुए बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, कोई विवाद नहीं हुआ। अगर वहाँ पर कुछ हो जाता तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती और अब मुझे राहत मिले। ठीक है अब तुम जा करके आराम कर सकते हो। तो वो बंदा भी उसे ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डार्क सेक्ट का लीडर बड़े ही तीखी नजर से उसे देख रहा था। तभी छत के ऊपर से कोई बोलता है ऐसा लगता है कि रिपोर्ट पूरी नहीं थी। जो सुनता हुआ डार्क सेक्ट का लीडर बोलता है या तुम्हें भी ऐसा लगता है। साथ ही वो सोच रहा होता है वह चिंतित और घबराया हुआ दिख रहा था। रिपोर्ट में भी कुछ हिस्से गायब प्रतीत होते हैं और सेकंड यंग मास्टर का यूं चले जाना मानो कुछ तो हुआ है उन दोनों के भी। यही सारी बातों को सोचता हुआ वह छत के ऊपर वाले बंदे से कहता है किसी और को जोंग पर नजर रखने के लिए भेजो और ध्यान रखना उसके रेसिडेंस में हर एक आदमी मुझे रिपोर्ट दे। जो सुनता हुआ वो बंदा उसे ग्रीट करके तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसके
उसके जाने के बाद डार्क साइड का लीडर वो चैन की सांस लेता है और फिर एक ड्रॉ को खोलता है तो हम देख पाते हैं उसके अंदर एक स्क्रॉल थी जो कि काफी ज्यादा खास लग रहा था। बाद में जब डार्क साइड का लीडर उस स्क्रॉल को खोल कर देखता है तो उसमें किसी तरह का नक्शा बना हुआ होता है, साथ ही कुछ चीजें भी लिखी हुई थी, जिसको देखता हुआ डार्क साइड का लीडर बड़े ही अजीब तरह से स्माइल करना शुरू कर दिया था। और उसके इसी स्माइल के साथ सीन एक सप्ताह बाद शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि डार्क साइड के लीडर के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। सबसे पहले जोंग का टैलेंट, जब उसने जोंग को घोस्ट शैडो क्लॉ टेक्निक का प्रदर्शन करने के लिए कहा तो उसने उस टेक्निक को इतनी परफेक्टली परफॉर्म किया कि मानो वो सदियों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, जिसके बारे में उसने रेसिडेंट्स के नौकरों से भी पूछा और बस उसे इतना पता चला कि जोंग केवल अपने कमरे में किताबें पढ़ता रहता है, इसके अलावा और उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोंग केवल एक बार देखने से ही उस टेक्निक को इतनी परफेक्टली सीख लिया। हालांकि यही सच्चाई थी, इसीलिए वो इसे किसी तरह बचाते हुए जोंग को एक दूसरी टेक्निक दी सीखने के लिए, और इस बार भी परिणाम वही रहा। जोंग ने एक बार टेक्निक को देखने मात्र से ही उसे परफेक्टली परफॉर्म कर दिया। उसे पता था कि जोंग टैलेंटेड है, लेकिन इस हद तक उसे यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी लगने लगा था कि जोंग को टीचिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब जोंग का टैलेंट उसे हैरान करने से ज्यादा डराने लगा था। इसीलिए डार्क साइड के लीडर ने अपने टीचिंग मेथड को बदला। लेकिन जोंग के द्वारा पूछे गए सवाल अनएक्सपेक्टेड थे। मैंने सुना है कि आपने मास्क पहन रखा है, आखिर इस तरह के मास्क को बनाया कैसे गया था? उसका सवाल डार्क साइड के सीक्रेट टेक्निक से थे, ना कि मार्शल आर्ट के बारे में। यहाँ तक कि उसने मार्शल आर्ट के बारे में एक भी सवाल पूछा ही नहीं, जो कि डार्क साइड के लिए दूसरी परेशानी बन गई, क्योंकि बिना भरोसे के किसी को भी सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक को सिखाया नहीं जा सकता। सीक्रेट टेक्निक सिखाने के लिए भरोसा सबसे पहले आता है, और अभी तक चूंकि जोंग पर डार्क साइड का पूरा भरोसा नहीं हुआ था तो उसने फ्लाइंग घोस्ट ब्लेड टेक्निक के आखिरी तीसरा मूव और सीक्रेट टेक्निक उसे नहीं सिखाया। और लगभग 3 दिन पहले उसने एक आदमी को मॉक स्वॉर्ड मैनर में जोंग की जांच करने के लिए भेज दिया। और जब रिपोर्ट आई तो हम देखते हैं वो पढ़ते हुए सोच रहा था, मुझे लगा था उसका परिवार उसे अत्यंत सावधानी से पाला होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका टैलेंट तो बेहद ही ज्यादा घटिया था, यानी कि उसे इस रिपोर्ट से कुछ भी पता नहीं चला होता है तो वो अपने आदमी को और भी जानकारी जोंग के बारे में पता करने के लिए कहता है। डार्क साइड का लीडर केवल इतना अंदाजा लगा पाया था कि जोंग को अपने घर की स्थिति को लेकर शायद शिकायतें थी, इसलिए यह इसकी तीसरी समस्या बन गई, जो कि उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। क्योंकि जोंग के यहाँ पर आने के पहले की सारी चीजों को देखते हुए अभी की सिचुएशन को लेकर उसका शक बढ़ता जा रहा था। उसने उस पर नजर रखने के लिए अपने कई सारे लोगों को लगाया था, पर हर दिन का रिपोर्ट सेम ही था। हर रोज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना, खाना खाना, क्यूए कल्टीवेट करना और पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं। हर दिन इन्हीं सारी चीजों को दोहराना उसे शक करने पर मजबूर कर दिया था। क्या वो वहाँ के लोगों को धमका रहा है? और अभी भी वो सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने लोगों को बदल कर भी देखा था, लेकिन परिणाम वही थे। इसीलिए वो अपने शक को दूर कर यह मानने के लिए मजबूर हो चुका था कि उसे जो रिपोर्ट मिल रही है वो सच है। वही है जो ज्यादा शक कर रहा है, लेकिन उसकी भावनाएं अभी भी कुछ तो चाहती थी, जिसकी चाहत में उसे वो उत्तर मिला जो वो शायद चाहता था। क्योंकि अभी तक उसने जोंग के पास 18 लोगों को भेजा था, जिन्हें धमकाया या अपने साइड नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से उसे यकीन होना शुरू हो चुका था कि जोंग का टैलेंट केवल मार्शल आर्ट में ही नहीं है। साथ ही वह यह भी जान चुका था कि जोंग को पहले ही पता चल चुका था कि उस पर नजर रखी जा रही है, और वो ये सब उसे विश्वास दिलाने के लिए कर रहा है। मतलब कि दिमाग वाला बंदा तो डार्क साइड का लीडर भी है। जोंग के चाल को इतनी चालाकी से पता लगाना काफी दिलचस्प रहा। खैर अब चूंकि उसे सारी सिचुएशन का लगभग अंदाजा लग ही चुका था तो वो अपने खास आदमी जेड को बाहर आने के लिए कहता है, जो कि स्पेशल ग्रेड का असासिन होता है। उसकी मार्शल पावर अल्टीमेट पीक पर थी। साथ ही वो 4 ग्रेटेस्ट असासिन सेक्टों में से साउंडलेस मर्डर सेक्ट से संबंधित होता है। वह डार्क साइड के लीडर के लिए हाथ और पैर है, जो कि उसके लिए छुप कर काम करता है। वो आते ही कहता है, आपने बुलाया? डार्क साइड का लीडर बताता है, नौकरों को हटाकर उनकी जगह पर सामान्य नौकरों को रखो, साथ ही 2 गार्ड को छोड़कर बाकी सभी को हटा दो, और प्लीज थोड़े समय के लिए तुम खुद उस पर नजर रखना। वह बंदा जिस पर वहां से जाते हुए बताता है, ठीक है मैं समझ गया। जिसको देखता हुआ डार्क साइड का लीडर अपने मन में कहता है, अगर वो छुपकर काम करे तो सुप्रीम पीक रियलम वाले मास्टर भी उसके एहसास को महसूस नहीं कर सकते। अब शायद मुझे सच्चाई जल्द ही पता चल जाएगी। मतलब कि उसे लग रहा होता है कि अगर किसी को पता हो कि उस पर नजर रखा जा रहा है तो वो बड़े ही सावधानी के साथ काम करता है, लेकिन अब उसने सारे गार्डों और नौकरों को हटा दिया है तो जोंग को लगेगा कि उस पर नजर नहीं रखी जा रही है और वो अपनी सच्चाई को बाहर निकाल देगा। हालांकि डार्क साइड के लीडर को क्या पता वो अभी सच्चाई से कितना दूर है। अगले सीन में हम देखते हैं वह असासिन छिपते हुए जोंग के कमरे तक पहुंच चुका था, और जब वह छत के ऊपर से एक टाइल्स को बाहर निकालकर नीचे की ओर देखता है तो भाई साहब उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि जोंग एक बंदे को बुरी तरह पकड़ा हुआ किसी तरह की किताब को पढ़ रहा था, जिसको देखता हुआ वो असासिन कुछ भी नहीं समझ पाता और
तुरंत ही वो उसके पीछे लैंड करता है और बिना देरी किए जैसे ही उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है तो जोंग कहता है तुम बहुत जल्दी आ गए डेमोनिक मॉन्क। यानी कि ये असासिन असली था ही नहीं, उसकी बॉडी को पता नहीं कब डिमन घोस्ट ने अपने कब्जे में कर लिया था और अभी वो उस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि डार्क सेक्ट के लीडर ने जो स्क्रॉल को अपने ड्रॉवर में छुपा कर रखा था उसी को वो जोंग को देने के लिए आया था। रेड उसे देखते हुए कहती है 3 दिन पहले मोर्टल ने मुझे और मॉन्क को भेजा था डार्क सेक्ट की शक्ति को पता लगाने के लिए, जहाँ पर कि हमें यह बंदा जेड मिला। वो भले ही छिपने में बहुत ही ज्यादा माहिर था, लेकिन आत्माओं के खिलाफ ये सारे पैतरे बेकार थे और हमने उसे पकड़ लिया। फलस्वरूप मोर्टल 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पर आया था, उसने अधिकांश डार्क सेक्ट पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंग उस स्क्रोल को लेते हुए जब पूछता है नया शरीर मॉन्क तुम्हारे लिए कैसा है, तो वो देखता है कि मॉन्क काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए वो उसे शाबाशी देते हुए उससे पूछता है आखिर ये किस तरह का स्क्रॉल है, या यह वही चीज है जिसे डार्क सेक्ट का लीडर हर बार देखता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं काफी उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि आखिर इसके अंदर है क्या। और मॉन्क को अपने नीचे बैठे हुए बंदे की तरफ इस तरह देखता हुआ वो बताता है यह आदमी मुझे यकीन है कि तुमने इसे अंदाजा लगा ही लिया होगा, यह डार्क सेक्ट का मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसे तुम मेरे पीछे भेजे गए असासिन की तरह समझ सकते हो। मॉन्क जो सुन काफी ज्यादा चौंक चुका था। वही रेड वो कहते हैं इसे उसी अंधे ने भेजा है जिससे हम पहले मिले थे, वे सेकंड इविल और वफादार साथी है सेकंड यंग मास्टर का। इसी के साथ वो आगे बताता है वो आदमी बेहद ही ज्यादा परेशान करने वाला है, जरूर वह कुछ जल्द से जल्द करना चाहता है। तुम्हें पता है यह आदमी जब पहली बार मेरे पास आया तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था वो ऑर्थोडॉक्स अलायंस के हाइडन फोर्स से है, जिस पर कि मॉन्क जब कुछ भी नहीं समझ पाता है तो रेड उसे बताते हुए कहती है अभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि मोर्टल भी ऑर्थोडॉक्स से है। आगे जोंग बताता है हालांकि कुछ साधारण टॉर्चर के बाद उसने सच्चाई को बाहर निकाल दिया। हम देखते हैं वह बंदा बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर सेकंड इविल वी ने भेजा था। हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जोंग ने टॉर्चर किया होता है। और आगे रेड पूछती है आखिर उस अंधे ने यहाँ पर असासिन भेजने की हिम्मत कैसे की, या उसे डर नहीं है कि वो पकड़ा जा सकता था। तो जोंग बोलता है हाँ सही कहा। साथ ही वो सोच रहा था यह बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसे पता होना चाहिए कि इस तरह के आदमी से मुझे मारा नहीं जा सकता। साथ ही यह जगह चूंकि खुफिया चीजों पर काम करता है तो यह एसोसिएशन में सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाली जगह है, और फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। यही सब सोचता हुआ अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह क्रीपी स्माइल के साथ सभी को बताता है वो अपने प्लान में कामयाब रहा, उसने हमें पकड़ लिया। मतलब कि उस अंधे आदमी का कभी इंटेंशन ही नहीं था जोंग को मारने की, वो तो बस जोंग की सच्चाई को बाहर निकालना चाहता था, जिसमें कि वो कामयाब रहा। और हाँ इसमें डार्क सेक्ट के सिक्योरिटी वाले बंदे भी शामिल थे, क्योंकि इतने टाइट सिक्योरिटी में तो कोई चांस ही नहीं है कि इतने कम लेवल का बंदा यहाँ पर आ सके और वो ये कहे कि वो ऑर्थोडॉक्स के हाइडन फोर्स में से है। मतलब कि अंधा का पूरा प्लानिंग यह था कि वो जोंग को मारने के बजाय उससे ऑर्थोडॉक्स का एक जासूस बनाकर फंसा दे। हम देखते हैं ये सारे ही लोग सारी सिचुएशन को एनालाइज कर ही रहे होते हैं, तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो, प्लीज जल्दी से बाहर आइए, यहाँ पर एक घुसपैठिया आ चुका है। दूसरी तरफ देखते हैं अपनी प्लानिंग को इस तरह सफल होता हुआ देख अंधा पहाड़ के ऊपर से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, साथ ही कल वाली बात को भी याद कर रहा था। हम देखते हैं जोंग के पास जो बंदा जासूस बनकर आया था वो अंधे से बोल रहा होता है माफ कीजिएगा, आप चाहते हैं कि मैं यह कहूँ कि मुझे सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने भेजा था, और जब मुझे टॉर्चर किया जाए तो मैं ये कहूँ कि आपने मुझे भेजा था। अंधा बताता है हाँ सही कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें टॉर्चर जरूर करेगा। जिस पर कि वो बंदा बोलता है लेकिन मैं यह भी तो कह सकता हूँ कि मुझे किसी और ने भेजा था। अंधा बताता है नहीं, वह बहुत ही ज्यादा होशियार है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो वह पता लगा लेगा, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें भेजा था तो वो तुम्हें तुरंत ही नहीं मारेगा, इस तरह तुम और भी समय को निकाल पाओगे। वो बंदा जिस पर बताता है मैं समझ गया, इसके बाद डार्क सेक्ट अपना चाल चलेगा। अंधा बताता है सही कहा। उसके बाद इतना बोलते हुए वो चुप हो गया होता है तो उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है हाँ मैं ऑर्थोडॉक्स अलायंस के जासूस के रूप में मारूंगा, प्लीज मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा। तो अंधा वो बताता है मैं तुम्हारी वफादारी को नहीं भूलूंगा। इन बातों को याद करता हुआ प्रेजेंट में वे सोच रहा होता है यह प्लानिंग जिहोंग के मौत को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी, चाहे वो बच्चा जिहोंग को टॉर्चर करे या ना करे। इस प्लानिंग के अनुसार जासूस के रूप में उसे फंसना ही होगा, और इस चीज को पक्का करने के लिए जिहोंग ने अपने साथ हाइडन फोर्स का टोकन भी ले गया है। साथ ही हमने डार्क सेक्ट के इंटरनल अफेयर ओवरसीयर को रिश्वत भी दी है। मेरा ये दर्जनों प्लानों के बाद उठाया गया कदम है, वह इस स्थिति में बच नहीं पाएगा। जिहोंग जल्द ही जोंग को ऑर्थोडॉक्स अलायंस के जासूस के रूप में सबके सामने ला देगा, और ऐसा होते ही वो अपने पोजीशन को खो देगा। बाद में वो टॉर्चर को सहते हुए मर जाएगा। यही सब सोचता हुआ वो अपने मैनर में लौट चुका था और अपनी प्लानिंग को लेकर निश्चिंत होकर आगे कहता है मुझे अपनी इंद्रियों पर
पूरा भरोसा है। आवाज से अधिक कुछ भी सटीक नहीं है, खासकर हृदय की धड़कन। उसकी दिल की धड़कनें अजीब थी। फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या है, ऐसे लोगों में जरूर कुछ न कुछ गलत होता है। इसी कारण से मैंने लॉर्ड से कहा था उसे मार दीजिए, और उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था ये करने के अलावा। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यही सब सोचता हुआ वो चैन की सांस ले ही रहा था, तभी अचानक ही उसे कुछ महसूस होता है, मानो कोई चीज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। वह बाहर देखता हुआ सावधान होते हुए कहता है, इतनी शांति क्यों है? इस पूरे एरिया में गार्डियन मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं किसी के भी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सभी सो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन सभी को नॉकआउट कर दिया गया है इस आदमी के द्वारा। मैंने ये आवाज केवल एक बार सुनी थी, लेकिन मैं इसे पहचान सकता हूँ। आखिर कैसे? इसी के साथ वो अपने सामने वाले बंदे से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर घुसे कैसे? साथ ही वो सोच रहा होता है उसे तो इस समय जेल में टॉर्चर होना चाहिए था। हम देखते हैं उसके सामने कोई और नहीं, जोंग था। वह स्माइल करता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फिर अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को जैसे ही उसकी तरफ फेंकता है, तो वो बंदा उस तोहफे को महसूस करता हुआ और भी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ये तोहफा जोंग का ही होता है। और आगे वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही जोंग उस पर हमला करते हुए कहता है, तुम्हारे भेजे गए चीज को मैं तुम्हें लौटाऊंगा। जिसको सुनता हुआ वो बंदा अपने मन में कहता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? यह किस तरह की बेचैनी है, जैसे रुकी हुई झील के अंदर हलचल। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मानो कुछ तो गलत है? यह कैसी फीलिंग है? ये क्या हो रहा है? सारी चीजें तो परफेक्ट थी, असफल होने की तो चांस ही नहीं था, फिर ये कैसे हुआ? उसके न सोचते ही हम 2 घंटे पहले देखते हैं जब डार्क सेक्ट के इंटरनल अफेयर ओवरसीयर चो ह्यून-मोह जोंग के कमरे के बाहर आकर बोल रहा होता है, यहाँ पर घुसपैठिया आ चुका है। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? प्लीज बाहर आइए। साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे शक तो था यहाँ पर किसी के आने के, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सचमुच में यहाँ पर घुसपैठिया आ जाएगा। वी ने मुझे पहले इसके बारे में एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था जोंग ऑर्थोडॉक्स एलायंस का जासूस है और वो जल्द ही किसी दूसरे मेंबर से मिलने वाला है। खैर, मुझे इसे लेकर पहले से ही संदेह था। घुसपैठिया सीधे उसके कमरे की ओर गया है। ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वो हवा से भी मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। यह मेरे लिए एक बड़ा मौका है उससे छुटकारा पाने की। यही सब सोचता हुआ अपने एक आदमी से वह कहता है, अगर वो इनकार करता है तो उसे घसीट कर बाहर लाना। जो सुनता हुआ उसका वो बंदा जैसे ही जाने वाला था, तभी एक आवाज आती है, कौन है? यह तो आप हैं, इंटरनल अफेयर ऑफर से। मुझे लगा था आपको शायद इस बात को पता नहीं लगा था, इसीलिए आपने घुसपैठियों को पकड़ा नहीं। तो वह मोटो बताता है, हमने बहुत पहले ही उसके बारे में पता लगा लिया था। हम तो बस यह देखना चाहते थे कि उसका लक्ष्य क्या था। जिस पर जोंग वो बोलता है, क्या ऐसी बात है? ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मोटो जिस पर अपने मन में कहता है, बेवकूफ छोटे बच्चे, ज्यादा देर तक तुम अहंकारी बनकर नहीं रह पाओगे। इसी के साथ वह जोंग से पूछता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर वो सीधे आपके कमरे में क्यों गया? जोंग बताता है, सही कहा, मैं भी पता नहीं लगा पाया हूँ। यहाँ तक कि मैंने उसे टॉर्चर भी किया, पर फिर भी उसने अपने मुंह को नहीं खोला। चलिए इसे मिलकर साथ जगाते हैं। वह मोटू जो कि सुनता हुआ बोलता है, क्या तुमने उसे टॉर्चर किया? इससे तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है। जोंग पूछता है, क्या बात है? क्या कोई दिक्कत है? मोटू जिस पर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम संदेह से बचने के लिए ऐसा किया हो, या फिर ये आदमी जासूस है जिन्होंने तुमसे संपर्क करने की कोशिश की? ये सब बोलता हुआ वो क्रीपी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, इस समय तुम सबसे बड़े शक के घेरे में हो, निश्चित ही तुम यातनाओं से मर जाओगे। उसकी बात और उसके इंटेंशन को समझते हुए जब जोंग स्माइल करने लगता है तो उसके चेहरे को देख वह बंदा भी चौंक चुका था। आखिर वो हंस क्यों रहा है? तभी जोंग के पीछे से एक आवाज आती है, यह बात है आखिर वो अपने साथ क्या लेकर आया है? सेक्टर लीडर को वहाँ पर देख वो बंदा कुछ भी सोच पाता, तभी अचानक वह घुसपैठिया जी हाँ मानो पागल होने लगा था। वो काफी ज्यादा जोरों जोरों से चिल्लाते हुए बोलने लगा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिसको देखता हुआ ओवरसीयर वो कहता है, अब आखिर इसे क्या हो गया? उतने में वो बंदा जो हम बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए ओवरसीयर। उस बंदे के मुंह से अपने नाम को सुन ओवरसीयर की तो पूरी तरह पैंट गीली हो चुकी थी। वही वो बंदा जी हाँ आगे कहता है, मैंने उस ऑर्थोडॉक्स के कैदी को सब कुछ बता दिया है, अब प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दीजिएगा। जो सुनता हुआ ओवरसीयर बेचारा वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो क्या कहे। वहीं हम देखते हैं जिहोंग के अंदर जो रेड थी वो आगे बोलती है, मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है, बस मेरे फैमिली को छोड़ दीजिएगा। जिस पर वह मोटा बंदा चिल्लाते हुए कहता है, सेक्टर लीडर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। तो जोंग कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो। जिस पर वो मोटू अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है, चुप हो जा नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ दूंगा। इतना बोलते हुए वो जैसे ही आगे जाने लगता है तो जैन जिसके अंदर मोंग था
था। वो तुरंत ही उन दोनों के बीच आते हुए उसे रोकते हुए उससे कहता है कि आप अचानक इस तरह के रिएक्शन क्यों दे रहे हो? आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सच में आपने उसे काम पर रखा था। जो सुनता हुआ वो मोटू और भी ज्यादा घबरा चुका था और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है तभी दूसरे सैनिक कहते हैं, आप मिस्टर जॉन्ग की तरह इतने अच्छे आदमी को फंसाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? यही सब बोलता हुआ हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सारे ही सैनिक ओवरसीयर के पूरी तरह खिलाफ हो चुके थे, जिसको देखता हुआ उस बंदे की तो पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी, क्योंकि भाई साहब उसके साइड कोई था ही नहीं, सब उसके खिलाफ हो गए थे। इसके अलावा और भी ज्यादा आग में घी डालते हुए जिहोंग बोलता है, सेक्टर लीडर मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। जिसको सुनता हुआ ओवरसीयर वो चिल्लाते हुए बोलता है, हरामखोर अपना मुंह बंद कर। वहीं जेड वो आगे बढ़ सेक्टर लीडर से बोलता है, या मैं उसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर लूं? तो वह बंदा ओवरसीयर बोलता है, प्लीज भाई ऐसा मत कर, वो मैं नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि अब उसके साइड कोई भी नहीं था, तो सारे ही सैनिक अपने तलवार को बाहर निकालते हुए कहते हैं, उसे गिरफ्तार कर लो। इतना बोलकर वे लोग जैसे ही आगे जाने लगते हैं तभी वो बंदा ओवरसीयर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसी हबरा दबरी को देख डार्क सेक्टर का लीडर आगे बढ़ता है और अपने सारे गुस्से को उस बंदे जॉन्ग पर उतारते हुए तुरंत ही उसके गले को काट डाला था। जिसको देख तो सैनिक तो हैरान हुए ही थे, साथ ही ये लोग भी चौंक चुके थे, क्योंकि अचानक ही डार्क साइड क्या ऐसे करता हुआ देख वे लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। जबकि डार्क साइड का लीडर जिहोंग के गले को काटने के बाद आगे बढ़ उन सभी के सामने आते हुए कहता है, सेक्ट में मुसीबत को खड़ा करने वाले घुसपैठिए की मौत हो चुकी है, इसलिए अब से आगे इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। जो सुनता हुआ सारे ही सैनिक उसे चारों तरफ से घेरे हुए उसके सामने झुकता हुआ कहते हैं, यस सर हम समझ गए। जबकि डार्क साइड का लीडर कटी हुई जिहोंग के सर की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, मैं इस तरह पहले भी बहक चुका हूँ। इतने में ही अचानक उसे अपने पीछे कुछ भयानक महसूस होता है। जॉन्ग मानो उसके पीछे हंस रहा था। उसकी हालत को देखते हुए जिसे महसूस करता हुआ वो जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे सारी चीजें नॉर्मल थी। जिसको देखता हुआ कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसी के साथ वापस जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि वे किसी तरह जॉन्ग को संभाल रहा होता है और केवल अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किए वो उससे रोक रहा था। साथ ही वो सोच रहा था आखिर उससे किस तरह की फीलिंग आती है। मैं समझ गया, अगर वो सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो मैं उसका स्वागत करता, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ है। उस पर कोई भी योजना काम नहीं करेगी, मुझे उसे मारना होगा अभी और इसी वक्त यहीं पर। इसी के साथ वो जैसे ही अपनी पूरी पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है तो रेड उसे देखते हुए कहती है, सावधानी रहना मोटा। जिस पर जंग ये बोलते हुए कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कुछ भी समझ पाता, उससे पहले ही उस पर हमला हो चुका था। अलग झपकने से भी ज्यादा थे। हालांकि जंग वो किसी तरह बच चुका होता है तो रेड बताती है, यह अंधा आदमी तुमसे बेहतर है। इतने में ही जंग से कहता है, मैं ये स्वीकारता हूँ, तुम बुद्धिमान के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हालांकि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम यहीं पर मरोगे। जो सुनता हुआ जंग बोलता है, यह सच में ये तो काफी ही ज्यादा दिलचस्प है। वे बताता है, तुम्हारे उम्र के मार्शल आर्टिस्ट के मामले में तुम मेरे बराबर हो। यह वाकई में प्रभावशाली है। साथ ही वो सोच रहा होता है इतनी तेजी से आगे बढ़ना खामियां भी लाती है। मतलब कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जंग अपने उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है तो उसकी फाउंडेशन कमजोर होगी। यही सोचकर वो जब जंग पर हमला करता है तो फिलहाल के लिए जंग बस बचने पर ध्यान देता है और उसे लगातार हमला करने देता है, जिसका फायदा उठाते हुए भी कई सारे हमले करता है, वो भी बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ जंग पर। लेकिन जंग अभी भी केवल उसके हमले को रोक रहा था, शायद वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर रहा हो। और हम देखते हैं कि वी अपना हमला करते हुए आगे कहता है, महज इसलिए कि दो मार्शल आर्टिस्ट एक ही लेवल पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी स्किल भी समान होगी। इंटरनल एनर्जी भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तुम इतनी तेजी से ऊपर आई हो तो निश्चित ही तुम्हें अपनी एनर्जी को कंसिस्टेंट रखने में मुश्किल आ रही होगी, इसीलिए आप हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो जब अपने हमले के स्पीड को बढ़ा देता है तो हम देख पाते हैं वो इस बार जंग को चोट पहुंचाने में कामयाब हो गया था। जिसको देखता हुआ वो बोलता है, देखा इस बार तुम समय पर रिएक्ट नहीं कर पाए। तुम्हारी चालें भले ही प्रिसाइज और फ्लॉलेस है, लेकिन कम एनर्जी और एक्सपीरियंस के चलते तुम अनप्रेडिक्टेबल मूव पर रिएक्ट नहीं कर पाते हो। जबकि बैटल कोल्ड और क्रूअल होता है, तुम्हारी ये दोनों कमियां ही तुम्हारी आज मौत का कारण बनेगा। यही सब बोलता हुआ जब वो अपना अटैक करता है, डेजलिंग स्टार, पावर स्वॉर्ड, फोर्थ टेक्निक, ब्रेव इटर्नल फ्लैश, वो जंग उसे देखते हुए कहता है,
ये कितना सुंदर स्वॉर्ड टेक्निक है, मैं इसे याद करके पूरे पावर के साथ यूज करना चाहता हूँ। यही सब सोचता हुआ वो उस अंधे की सारे ही अटैकों को रोकते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है एक मार्शल आर्टिस्टों की लड़ाई। मैंने अब तक जितने भी मुकाबले किए उनमें से ये सबसे मुश्किल है। मुझे इस तरह देख वे कहता है, तुम हंस रहे हो, तुम बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो और मैं मानता हूँ अगर तुम 5 नहीं 2 साल और रुक जाते तो मैं शायद हार जाता। हालांकि तुम्हारी ये मूर्खता खुद को कुछ ज्यादा ही समझने के आज तुम्हारी मौत यही निश्चित कर दी है। इतना बोलते हुए जब वो अपना आखिरी अटैक करता है तो उसे देखते हुए रेड काफी घबरा चुकी थी और वो आवाज लगाती है जोंग को, लेकिन कुछ देर वो अचानक ही शॉक हो चुके थे। उस बंदे का स्वॉर्ड बिल्कुल ही जोंग के गले के पास जाते जाते रुक चुका था, क्योंकि जोंग ने अपना पहला टेक्निक यूज किया था हाथ शैटरिंग वेट। असल में उस बंदे का स्वॉर्ड रुका नहीं था, बल्कि उसका स्वॉर्ड जैसे ही जोंग के गले के पास पहुंचता है तो जोंग अपने पावर के साथ उस स्वॉर्ड को साइड में कर देता है, जिसको देखता हुआ वो बंदा कहता है, क्या मेरा स्वॉर्ड स्लिप हो गया? इतने में ही जोंग अपना दूसरा हमला करता है फ्लाइंग प्रोफाउंड के, जिससे कि वो काफी ज्यादा जोरदार किक मारते हुए अंधे को दूर करता है। और वो जब खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश करने लगता है तो जोंग अपना दूसरा हमला करता है फर्स्ट टेक्निक रिचुअल ऑफ एक्सपल्सन। रेड जो कि देखता हुआ सोचती है, अनबिलीवेबल, उसने रिचुअल ऑफ एक्सपल्सन को सीख लिया। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का बिल्कुल ही उल्टा है। रिचुअल ऑफ अटैचमेंट चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि रिचुअल ऑफ एक्सपल्सन चीजों को दूर करता है। हालांकि ये देखते हुए कि वह स्वॉर्ड पीछे हटने के बजाय फिसल गया था तो वो अभी भी इसमें मास्टरी हासिल नहीं की है। तभी जोंग आगे बढ़ उस बंदे से कहता है, यह मेरी सोच से कहीं अधिक मुश्किल था, खासकर तुम्हारे जैसे कुशल व्यक्ति के खिलाफ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था सही समय का पता लगाना, लेकिन खैर तुम्हारे साथ खेलना मुझे अच्छा लगा। और चूंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जिस पर वी बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है, कोई ऐसी टेक्निक जिससे मेरा स्वॉर्ड फिसल गया। हालांकि अब ये दोबारा काम नहीं करेगा। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को पूरी तरह इनहेंस क्यूआई के साथ भरते हुए सोच रहा होता है, उसके पास वाकई में अजीबोगरीब टेक्निकें हैं और उसकी स्वॉर्ड भी अच्छी है। उसने मेरे रेनवॉन्ड स्वॉर्ड में दरारें डाल दे। इस लड़ाई को लंबा खींचना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, तो चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। यही सोच के वो अपनी डैजलिंग स्टार पावर स्वॉर्ड 7th टेक्निक रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉइंग मार्शल स्टोन टेक्निक के साथ जैसे ही आगे बढ़ते हुए कहता है, अभी ये खत्म हुआ। तभी जोंग उससे कहता है, शायद अब तुम्हारे पास टेक्निकें नहीं बची है हमला करने के लिए। जो सुनता हुआ वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जोंग भी उसकी ही जैसे सेम टेक्निक डैजलिंग स्टार पावर स्वॉर्ड 7th टेक्निक रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉइंग मार्शल स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया होता है, जिसको कि वो किसी तरह संभालते हुए अपने मन में सोच रहा था। डैजलिंग स्टार पावर स्वॉर्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसे एक टाइम पर केवल एक ही आदमी को सौंपा जाता है। यह एक ऐसी सीक्रेट आर्ट है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसका मतलब तो एक ही है, जीवन और मौत के बीच इस लड़ाई में वो किसी तरह अपने ओपोनेंट के स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने में कामयाब रहा। ये सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा होता है। तभी जो डैजलिंग स्टार पावर स्वॉर्ड 4th टेक्निक ब्रेव इटर्नल फ्लैश के साथ दूसरा हमला कर दिया होता है, जिसको देखता हुआ वो तो और भी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। साथ ही वो ऐसे दांव पेचों का इस्तेमाल कर रहा है जिसका मैं कभी नहीं करता। वह मुझसे बेहतर कर रहा है। वो असलियत में एक राक्षस है। मैं सही था, वो खतरनाक है। निश्चित ही उसका स्वॉर्ड सेकंड यंग मास्टर की ओर तनी होगी। मुझे इसे किसी भी कीमत पर यहाँ रोकना होगा। ये सब सोचता हुआ जब जोंग का स्वॉर्ड उसके कंधे के पास जाता है तो वो तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लिया था, जिसको देखता हुआ तो जोंग भी हैरान हो गया होता है। वही वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं मानता हूँ तुम जीनियस हो, लेकिन जब क्यूआई की बात आती है तो मैं तुमसे बेहतर हूँ। इसी के साथ वो जोंग को मारने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए सोचता है, आज चाहे फिर मुझे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालना पड़े, मैं अपनी इस फीलिंग को दूर करके ही रहूंगा कि कुछ गड़बड़ है और चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती। काफी अनएक्सपेक्टेड घटना घटी होती है। हम देखते हैं कि जोंग उसके हाथों से छूटकर सीधे उसके पीछे चला गया था और पूरे जगह पर एक बड़ी सी शांति छा गई थी। 2 सेकंड बाद जब शांति टूटती है तो वो बंदा अपने गले को पकड़ता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता। हम देखते हैं कि जोंग ने उसके स्वॉर्ड के साथ ही उसके गले को काट दिया होता है, जिसके चलते हुए सोचता ही रह गया, अभी अभी हुआ क्या? या वो शुरुआत से ही अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा था? उसकी क्यूआई 1 सेकंड में ही 3 गुनी हो गई थी। हम देखते हैं जोंग उनचॉन के टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे के स्वॉर्ड को तोड़ता हुआ उसके गले को काट दिया होता है। बाद में उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए था, नहीं तो तुम कहीं लंबा जीवन जीते। इतना बोलते हुए वो जैसे ही उसके सर को छूने जाने लगता है तो वो बंदा जिसका कि गला कट चुका है वो कुछ भी नहीं बोल पाता, बस अपने मन में सोचता रह जाता है, नहीं नहीं रुक जाओ। और अब काफी देर हो गई होती है। जोंग जैसे ही उसके सर को छूता है तो उसका
सर नीचे धड़ से गिर पड़ता है और ब्लड वो पानी की तरह बहना शुरू हो चुका था। गुड बाय, काफी अच्छी लड़ाई थी, मेरी सोच से कहीं अधिक मुश्किल। इतना बोलते हुए जब वो रेड से पूछता है, सही कहा ना, वो उम्मीद से कहीं अधिक ताकतवर था। वो रेड उसे देखते हुए सोचती है, ये देखते हुए कि उसने अपने से ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट को हरा दिया, वाकई में उसकी इम्प्रूविंग स्पीड अनबिलीवेबल है। यही सब सोचता हुआ अचानक ही उसका ध्यान अपने साइड में जाता है, वे की कटे हुए सर और बॉडी की तरफ, जहाँ से काफी ही ज्यादा मात्रा में डेथ की वाई बाहर निकल रहे थे। जिसे देखता हुआ रेड बोलती है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जॉन्ग उससे पूछता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? रेड बताती है, शायद यह पहली बार तुम्हारा देखना होगा जब कोई भी गहरे अफसोस के साथ मरता है तो मौत के बाद उसकी एनर्जी इंसानों के रूप ले लेते हैं। तो जॉन्ग उसे देखते हुए कहता है, क्या ये वही है? रेड बताती है, हाँ, लगता है कि वो अपनी मौत से बहुत ही ज्यादा निराश था। हम देखते हैं वे का घोस्ट बोलता है, मैं ग्रेटनेस को हासिल कर अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। वही रेड बताती है, अब वो रिसेंटफुल स्पिरिट बन चुका है। मरने के बाद मुझे जो सबसे पहले दिखाई दिया वो तुम्हारा चेहरा है जॉन्ग। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। जो सुनता हुआ जॉन्ग उसे देखते हुए कुछ भी न कहकर बस स्माइल करता रहता है। तो वो काफी ही ज्यादा चौंक चुका था और थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद पता नहीं वो क्या कंफर्म करना चाहता था, जो कि उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है। लेकिन वो जिधर भी जाता है जॉन्ग उसी तरफ देख रहा होता है, जिसके चलते वो कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? जिस पर कि जॉन्ग सीधे उस पर हमला करते हुए उसके गले को पकड़ लिया था। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए वे बोलता है, एक जिंदा इंसान भूतों को कैसे छू सकता है? इतना बोलते हुए वो और भी ज्यादा जब घबरा चुका था तो रेड बोलती है, बच्चे तुम काफी बोल रहे हो, चुप हो जाओ, तुम्हारी लाश अभी भी इतना गर्म है और तुम इतना उड़ रहे हो। उसे देख वो बंदा कई गुना और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है, भैंस की टांग, यह भयानक प्राणी है कौन? या ये प्राणी इतने समय से उसके साथ था? वहीं जॉन्ग जब टेलीपैथी के जरिए पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो रेड बताती है, जाहिर सी बात है उसकी डेथ क्यूआई को ऑब्जर्व करो। जॉन्ग जिस पर उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, ये कितनी शर्म की बात है, अगली बार अपने काम से ही काम रखना। इसी के साथ शायद वो उसकी पूरी एनर्जी को सोख लेने के बाद उसे आखिरी बूंद तक खत्म कर दिया होता है और हम ये देख नहीं पाते। हम बस अगले सीन में देखते हैं कि जॉन्ग डार्क साइड के अंदर लौट आया होता है, जहाँ पर कि वो अंदर जाते हुए सोच रहा था, यहाँ पर ना ही कोई गार्ड है और ना ही कोई नौकर। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो एक आवाज आती है, तुम लेट हो, आखिर तुम इतनी देर रात कहाँ गए थे? डार्क साइड के लीडर को वहाँ पर दे। जॉन्ग वो खुद को संभालते हुए जैसे ही बोलने वाला था, मैं ट्रेनिंग करने गया था, वैसे ही उसे बीच में ही टोकते हुए वो बोलता है, मुझसे झूठ मत बोलो और ये मत कहो कि तुम ट्रेनिंग करने गए थे। जो सुनता हुआ जॉन्ग बोलता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गार्ड से पूछ लो, वे आपको बता देंगे कि मैं ट्रेनिंग करने गया था। जिस पर कि डार्क साइड का लीडर बोलता है, गार्ड जब कुछ गड़बड़ हो तो एक खास तरह का एहसास होता है। तो जॉन्ग वो हैरान होते हुए पूछता है, माफ करिएगा, और डार्क साइड का लीडर उसकी बातों का ना जवाब देते हुए आगे बोलता है, जब ये छोटी होती है तो आप इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन जब चीजें लगातार होती रहती है तो आप उन्हें और भी ज्यादा तेजी से महसूस करते हैं। मैंने महसूस कर लिया है, मेरे एहसास का सेंटर तुम ही हो। जिस पर कि जॉन्ग जब फिर से कहने लगता है कि मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो डार्क साइड का लीडर फिर से उसे बीच में ही टोकते हुए आगे कहता है, तुमने लाइन को क्रॉस कर दिया है, मुझे बताओ तुमने गार्ड के साथ क्या किया है? बोलते हुए वो सीधे अपने स्वॉर्ड को उसके गले के पास लेकर आ चुका था। जिसे देखता हुआ जॉन्ग अपने मन में कहता है, वह वी के मुकाबले में बहुत अधिक तेज है, यदि मैं उससे लड़ने में अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं तब भी मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। यहाँ तक कि उसने बिना सबूत के ही पता लगा लिया यहाँ पर क्या चल रहा है। वह निश्चित रूप से अपनी पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट है। ऐसा लगता है कि अब मैं इस लड़ाई से नहीं बच पाऊंगा, मेरे पास बहाना भी नहीं है कोई बनाने के लिए, हालांकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही सारी बातों को वो सोच ही रहा था, तभी डार्क साइड का लीडर कहता है, सिचुएशन तुम्हारे उत्तर पर निर्भर करेगा। तो इस बार जॉन्ग उसे बीच में ही टोकते हुए बोलता है, लगभग 100 साल पहले एक ऐसा धर्म था जिस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया था, उन मान्यताओं को फैलाने के लिए जिन्होंने दुनिया में कियोस को पैदा किया। डार्क साइड का लीडर जब उससे पूछता है, आखिर तुम बात किस बारे में कर रहे हो? तो जॉन्ग उसे आगे बताता है, यह एक ऐसा धर्म है जिसमें विश्वास रखने के कारण आज भी लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। एक ऐसा धर्म जो अग्नि को पूजा करता है। मुझे बताइए, क्या आप पारसी धर्म में विश्वास करते हैं? और इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ डार्क साइड के लीडर को इतना बड़ा शौक लगा था कि वो ना तो कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ सोच पाता है। उसके इसी हैरानी के साथ हम 1 घंटा 45 मिनट पहले देखते हैं, जब जॉन्ग को घेरने के लिए बाहर सारे ही सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे। जॉन्ग कहता है, वे लोग काफी जल्दी आ गए, अच्छा होगा कि मैं इसे अभी पढ़ लूं। रेड बोलती है, तुम्हारा मतलब डार्क साइड के लीडर का स्क्रॉल? जॉन्ग जो कि सुनता हुआ कोई भी जवाब ना देते
देते हुए अपने मन में ये सोचते हुए कि आखिर इसके अंदर है क्या। जब उस स्क्रॉल को खोल कर देखता है तो उसके अंदर लिखी गई भाषा पारसी थी। रेड जिस पर पूछती है ये तो पारसी है, तो जोंग वो बताता है पर्सिया एक ऐसा कंट्री है जो हमारे झांगडोंग में नहीं है, बल्कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर ही स्थित है। जिस पर जब रेड उससे पूछती है आखिर तुम्हें ये चीज कैसे पता, जो सुनता हुआ जोंग फिर से उसकी बातों का जवाब ना देते हुए बोलता है मार्शल आर्ट डिग्री ये तो कविता की तरह है। इसी के साथ जब वो उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा गया था मैं अपने शरीर को पवित्र ज्वालाओं से जलाता हूँ, मुझे जीवन और मृत्यु में कोई पछतावा नहीं है, मुझे इस मार्ग पर चलना ही होगा और प्रकाश उस मार्ग को रोशन करेगा। तो रेड उसे रोकते हुए बोलती है मैं इसे जानती हूँ, यह ना तो कोई कविता है और न ही मार्शल आर्ट। जोंग पूछता है तो फिर ये क्या है। रेड बताती है ये एक प्रेयर है, प्रार्थना। हमारे पास समय नहीं है तो मैं चलो तुम्हें संक्षेप में बताती हूँ। ये एक हेरिटिकल कल्ट है जो कि अग्नि की पूजा करता है। 100 साल पहले गवर्नमेंट और मुरिम दोनों ने ही इस धर्म को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें कि अनगिनत लोग मारे गए। मुझे पूरा यकीन है कि यह अभी भी वैसा ही है। यदि यह चीज सभी के सामने आ जाएगी, डार्क साइड का लीडर इसी कल्ट से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जोंग जो कि सुनता हुआ बोलता है इसका मतलब ये उसकी कमजोरी है। उसके इतना बोलते ही वो वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर की रेड जोंग की कमजोरी वाली बात को याद करते हुए सोच रही थी तो अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। फिर कब मनुष्य की कमजोरी बन जाता है इंसानों को पता ही नहीं चलता। हम देखते हैं जोंग की बातों को सुनने के बाद डार्क साइड का लीडर वह बताता है मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी मार देना यह सबसे अच्छा होगा। जो सुनता हुआ रेड बोलती है मैंने तुमसे कहा था उस धर्म के लोगों से पंगा मत लेना, तुम्हारा ये अभी तक का सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ डार्क साइड का लीडर वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुम्हारे अलावा और कौन कौन है जो ये बात जानता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो निश्चित ही उनकी संख्या कम हो जाएगी। इतना बोलते हुए वो जैसे ही जोंग को मारने वाला था तभी जोंग बोलता है मैं अपने शरीर को पवित्र ज्वालाओं से जलाता हूँ, मुझे जीवन या मृत्यु से कोई पछतावा नहीं है, मुझे इस मार्ग पर चलना ही होगा और प्रकाश उस मार्ग को रोशन करेगा। सुख और दुख दोनों ही धूल में मिल जाएंगे, मुझे तुम जैसे चिंताग्रस्त मनुष्यों पर तरस आता है। जो सुनता हुआ भाई साहब रेड के साथ साथ डार्क साइड का लीडर भी अपने सदमे में सोच रहा होता है या वो प्रेयर कर रहा है। इसी के साथ डार्क साइड का लीडर तुरंत ही उससे दूर हटते हुए बोलता है तुम्हें इस प्रार्थना के बारे में कैसे पता। साथ ही वो सोच रहा होता है या उसने मेरी प्रार्थना वाली स्क्रॉल को देख लिया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह प्रार्थना पारसी भाषा में लिखी गई है, इसीलिए झांगडोंग में बहुत कम लोग हैं जो इसे पढ़ सकते हैं जब तक कि वह जेनरेशनल मेंबर ना हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोग। वही रेड जब घबराते हुए हैरानी में उससे कुछ बोलने वाले थे तो उसे रोकते हुए जोंग बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना यह उसकी कमजोरी है। तभी डार्क साइड का लीडर बोलता है या तुम भी हम में से एक हो या फिर तुम केवल बिलीवर होने के नाटक को कर रहे हो। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और अगला सीन सीधे सुबह की थी, जहाँ पर कि डार्क साइड का लीडर वो हंसते हुए बोल रहा होता है क्या बात है आज का दिन कितना अच्छा है, यह सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम भी मेरे साथ ही हो, अब से हम एक ही नाव में सवार हैं। तो जोंग बताता है मैं इसे हमेशा याद रखूंगा और ऑर्डर को पालन करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करूंगा। डार्क साइड का लीडर जो सुनता हुआ काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे शाबाशी देते हुए बोलता है आग की देवता तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जोंग जवाब देता है आग हमेशा हमारे साथ रहे। जो सुनता हुआ डार्क साइड का लीडर वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है तो अब जाओ और आराम करो। इसी के साथ जब वो वहाँ से चला जाता है तो रेड बोलती है तुम वाकई में मुश्किल स्थितियों से बाहर निकलने में माहिर हो। जोंग बताता है जितने लोग मेरे साथ होंगे उतना ही अच्छा होगा। जो सुनता हुआ रेड अपने मन में कहती है मैं मानती हूँ जिस तरह से वो अपने आसपास की जानकारियों का उपयोग करता है वह बिल्कुल ही अलग है। उसने ऐसे ही नहीं डार्क साइड के लीडर को अपने साइड कर लिया। इसी के साथ हम कुछ घंटे पहले देखते हैं जहाँ पर कि डार्क साइड का लीडर यह सुनकर के जोंग भी उस धर्म के विश्वासी है तो वो काफी ज्यादा चौंका हुआ था। वहीं उसे देखते हुए रेड जोंग को समझा रही होती है मॉर्टल मुझे लगता है कि तुम पारसी धर्म के सदस्य होने के नाटक करके उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो रुक जाओ। वह एक ऐसे सेक्ट का लीडर है जो कि खुफिया जानकारी और जासूसों से संबंधित कामों को करता है, तुम जल्द ही पकड़े जा सकते हो। तो जोंग वो बताता है अगर मेरा इतना ही मकसद होता तो शायद ये बात सच हो सकती थी। जिस पर कि जोंग वो सोचता है आखिर तुम बात किस बारे में कर रहे हो। तभी जोंग वो आगे बढ़ बोलता है एक मेंबर मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनता हुआ डार्क साइड का लीडर जब उससे पूछता है
क्या? तो जोंग वो बताता है मैंने शिक्षा तो ली लेकिन मुझे पता नहीं ये काफी है। जिस पर कि डार्क सेक्ट का लीडर उसे पूछता है आखिर तुम्हें किसने सिखाया है? जोंग बताता है एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर काले धब्बे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, यह कहते हुए कि इससे वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो सुन डार्क सेक्ट का लीडर बोलता है यह लॉजिकल तो लगता है लेकिन तुम्हारी कोई भी बात क्लियर नहीं है। या तुम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं लगा रहे हो मैं तुम पर यूं ही विश्वास कर लूंगा? जोंग बताता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डार्क साइड का लीडर पूछता है तो फिर तुम कैसे विश्वास दिलाओगे? जोंग बताता है मैंने ये प्रार्थना ओरिजिनल टेक्स्ट से सीखी है। डार्क साइड का लीडर जो कि सुन और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं रेड वो सोच रही होती है तो ऐसी बात है उसने उसे देखने से ही पूरा याद कर लिया था। और ये आदमी कभी भी नहीं सोच सकता है कि जोंग एक ही बार देखने से पूरा याद कर सकता है। तभी डार्क साइड का लीडर बोलता है अगर तुम ओरिजिनल टेक्स्ट की बात कर रहे हो तो ये निश्चित ही किसी हाई ऑफिशियल का काम हो सकता है। यह सब बोलता हुआ वह एक टेबल की तरफ देखता है और फिर इसी चीज को कंफर्म कर लेने के बाद वो जोंग से बोलता है अगर तुमने इसे ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ा है तो जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सारी चीजें लिख दो। जिस पर जोंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, जैसा आप चाहे। इसी के साथ वो तुरंत ही कॉपी और पेन को उठाता है और फिर डार्क सेक्ट के स्क्रॉल को याद करते हुए वो सोचने लगता है आखिर मुझे कौन सी स्पेसिफिक चीज लिखनी चाहिए। बाद में वो एक स्पेसिफिक वर्ड को लिखते हुए सोचता है ये ठीक रहेगा। उसका माहौल सबसे अलग था जिसको देखता हुआ रेड बोलती है काफी अच्छा सोचा तुमने। साथ ही वो सोच रही होती है ये कितना बड़ा संयोग है कि उसके दादाजी ने उसे फारसी भाषा सिखाई। इसी के बाद जब जोंग उस चीज को लिखने के बाद डार्क सेक्ट के लीडर को देता है तो वो काफी हैरान हुआ था और उसे देखते हुए कहता है ये तो पवित्र ज्वालाओं की प्रार्थना है। हम देखते हैं कि ये बोलता बोलता वो रोना शुरू कर दिया होता है और आगे कहता है मैंने ये शब्द एक बूढ़े आदमी से सुना था, निश्चित ही वही बूढ़ा होगा जिससे कि तुमने शिक्षा ली। वही रेड उसे देखते हुए सोच रही होती है एक के ऊपर एक दूसरा छोटा सा जो इसका इस्तेमाल सच्चाई की तरह सजाकर एक वेपन की तरह यूज करो। यदि तुम्हारा दुश्मन कट्टरपंथी है वाकई में आस्था बहुत डरावनी होती है। तभी डार्क सेक्ट का लीडर वो बोलता है यदि तुमने उनसे शिक्षा ली है तो तुम निश्चित ही ऑर्डर के हिस्से हो। या तुम्हें पता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी कहाँ है? तो जोंग बताता है मैं फिलहाल के लिए तो नहीं जानता। वह एक दिन अचानक ही कुछ कहे बिना गायब हो गया। जो सुन डार्क सेक्ट का लीडर और भी ज्यादा भावुक होते हुए बोलता है तो ऐसी बात है यार मैं खुश हूँ कि वो अभी भी जिंदा है। रेड जो कि उसे देख रही थी वो बोलती है अरे यार चलो छोड़ो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस जाल में फंस गया। मैं काफी खुश हूँ हम मुश्किल दौर से निकल गए। आगे वो कुछ बोल पाती तभी जोंग उस पर ना ध्यान देकर डार्क सेक्ट के लीडर से कहता है वैसे उसने पीछे कुछ तो छोड़ कर गया था। जिसको सुन तो डार्क सेक्ट के लीडर के साथ साथ रेड भी चौंक चुकी थी और अपने मन में सोचती है आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है या वह जिस आदमी के बारे में बात कर रहा है वह कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसके पास कुछ हो। आखिर मोर्टल तुम सोच क्या रहे हो? यही सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रही होती है। अभी जोंग कागज पर फिर से कुछ लिखते हुए बोलता है उन्होंने फारसी भाषा में कुछ लिखा है लेकिन मुझे उसका अर्थ नहीं पता तो प्लीज इस पर एक नजर डालिए। डार्क सेक्ट का लीडर जो देख और भी ज्यादा शौक हो गया था वो कहता है ये तो सोल ऑफ स्वॉर्ड है, फैंटम स्वॉर्ड। वहीं रेड फैंटम स्वॉर्ड का नाम सुन सिचुएशन समझ चुकी थी। वो कहती है अपने मन में कितना चतुर बंदा है। फैंटम स्वॉर्ड वही आदमी है जिसने कि उसके दादाजी को मारा था या वह फैंटम स्वॉर्ड को उस आदमी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि डार्क साइड का लीडर उसे ढूंढे। निश्चित ही वो उसे तलाश करने की कोशिश करेगा। वो न केवल डार्क साइड के लीडर को बेवकूफ बना रहा है बल्कि वो उसका इस्तेमाल अपने बदले को पूरा करने के लिए भी कर रहा है। मुझे तो अब दया आ रही है इस बंदे पर। इसी के साथ सीन वापस जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर की रेड बोल रही होती है मॉडल तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जोंग पूछता है क्यों? तो वो बताती है तुमने देखा ना वो अपने धर्म के प्रति कितना कट्टरपंथी है। वो अपने ऑर्डर के लिए कुछ भी कर सकता है। पर्सनली मेरी बात करी जाए तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ काम करो। जो सुनता हुआ जब जोंग कहता है ये काफी अजीब है तो रेड वो पूछती है क्या? जोंग बताता है तुमने पहले कहा था ऑर्थोडॉक्स मोरेम के ब्लैक एंड व्हाइट लॉजिक इनएफिशिएंट है लेकिन अब तुम पश्चिम से आए हुए एक धर्म को लेकर प्रीजुडिस हो। रेड जो कि सुनता हुआ काफी ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो चुकी थी। बाद में वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं प्रीजुडिस हूँ। जो सुनता हुआ जोंग जो बोलता है तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है। तुम हमेशा केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करती हो जिसे स्वीकार किया जा सकता है। तो रेड वो कहती है फिर भी तुमको अपने सारे काम खुद ही करने होंगे। जोंग जिस पर कहता है ये तो है। मुझे लगा था कि वो फैंटम स्वॉर्ड के बारे में कम से कम कुछ तो कहेगा लेकिन वो हम देखते हैं डार्क साइड का लीडर कह रहा होता है यह फैंटम स्वॉर्ड का क्लू है। यह बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि मेरे पास फैंटम स्वॉर्ड को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो सुनता हुआ जोंग अपने मन में सोच रहा था मुझे उम्मीद थी कम से कम थोड़ा तो जानकारी मुझे मिल जाती क्योंकि वो इंफॉर्मेशन से जुड़ी कामों को करता है या सचमुच में उसे कुछ भी पता नहीं है।
यही सब सोचता हुआ जोंग बोलता है, मैंने अफवाहें सुनी है कि वो एसोसिएशन लीडर का बॉडीगार्ड है। जो सुन डार्कसाइड का लीडर कहता है, मुझे लगता है कि इतने कम समय यहाँ रहने के बावजूद भी तुमने तरह तरह की बातें सुनी है। मैंने भी इसके बारे में सुना था, हालांकि ये निश्चित नहीं है क्योंकि एसोसिएशन लीडर के बॉडीगार्ड के बारे में केवल वही जानता है। यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड के बारे में वॉइस लीडर तक को पता नहीं। जिस पर जोंग निराश होते हुए अपने मन में कहता है, तेरे की मुझे यहाँ भी कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन रुको, इसी के साथ वो डार्कसाइड के लीडर से कहता है, मैंने यह भी सुना है कि टोड पॉइजन किंग ने एक बार फैंटम स्वॉर्ड से लड़ाई की थी। आप उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? डार्कसाइड का लीडर बताता है, यह सही समय नहीं है। टोड पॉइजन किंग अपने माँ के शोक में एकांतवास में है। जब तक कि कोई बेहद जरूरी मामला ना हो वह किसी से भी नहीं मिलेगा। जिस पर कि जोंग उसके सामने कोई चीज रखते हुए कहता है, तो फिर इसके बारे में क्या? उस चीज को देख डार्कसाइड का लीडर बेहद ही ज्यादा शौक हुआ होता है। हम देखते हैं वो कोई और चीज नहीं बल्कि 3 ट्रायलों में फर्स्ट रैंक को हासिल करने वाले की टोकन थी, जिसके बारे में जोंग बताता है, मेरे पास ब्लड वैली के फर्स्ट रैंक के 3 टोकन हैं। उन्होंने वादा किया था कि मैं इसका इस्तेमाल करके किसी भी हायर अप्स को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे सिखाए। तो चलिए इसका फायदा उठाते हैं। जो सुनता हुआ डार्कसाइड का लीडर बोलता है, क्या बात है, इतनी जरूरी चीज तुम्हारे पास है? तुम तो अब 5 किंगों में किसी को भी बोल सकते हो उसे सिखाने के लिए। तो जोंग वो कहता है, मैं ऑर्डर के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे अनुमति दीजिए आपकी मदद करने के लिए। जिस पर कि डार्कसाइड का लीडर वो इतना लट्टू हो चुका था कि केवल शुक्रिया कहने के अलावा और कुछ भी नहीं बोल पाता। वही रेड उन दोनों को इस तरह देखता हुआ पूरी तरह खामोश थे। जबकि डार्कसाइड का लीडर वो आगे कहता है, तो फिर चलो कल चलते हैं। जोंग पूछता है, क्या कल है? वो बताता है, हाँ मैंने सुना है कि उसके पोते का कल जन्मदिन है। मैं वैसे भी उपहार को भेजने की प्लानिंग बना ही रहा था। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम ही उस उपहार को लेकर जाओ, बाद में तुम अपने टोकन को दिखाना। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं तुम्हारे पीछे सेव को लगा दूंगा। वहीं जोंग उसकी बातों को सुनता हुआ अपने मन में कहता है, फाइनली अंततः मुझे मौका मिल ही गया। इसी के साथ हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर जोंग अब जाने के लिए तैयार था और अपने मन में कह रहा होता है, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम मैं कुछ सीख तो रहा हूँ। इसी के साथ वो अपने साथ वाले बंदे से बोलता है, चलो चलते हैं। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं काफी ही ज्यादा यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वो आदमी क्या कहेगा जो उस आदमी से लड़ा जिसने कि मेरे दादाजी को मारा। इसी के साथ सीन कुछ समय बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वे लोग फाइनली टोड पॉइजन किंग की जगह पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि वो बंदा शौक बता रहा होता है यही है उसकी जगह, चलो चलते हैं। इसी के साथ वे लोग अंदर जाते हैं और जोंग वहाँ की जगह को देखते हुए फैंटम स्वॉर्ड और टोड पॉइजन किंग के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में जाती है जहाँ से सोयोन अपने लोगों के साथ आ रही थी। वो जोंग को देखते हुए कहती है, तो तुम भी यहाँ पर आए हो? जिसका कि जवाब जोंग कुछ भी दे पाता तभी उसकी नजर अपने पीछे जाती है। वह देखता है कि उस जगह पर सेकंड यंग मास्टर भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुका था, जो कि उसे देखते हुए कहता है, अरे यार तुम तो डार्कसाइड के लीडर के डिसेबल हो। हम देखते हैं सोयोन और सेकंड यंग मास्टर जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके बीच का माहौल वो खराब होना शुरू हो चुका था। इतना कि सोयोन सोच रही होती है, यह सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि वो भी यहीं पर है और उसे तो होना ही चाहिए था, क्योंकि टोड पॉइजन किंग का समर्थन जिसकी तरफ भी होगा वो उतना ही उत्तराधिकारी की लड़ाई में आगे होगा। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे मारना चाहता है? हम देखते हैं कि सेकंड यंग मास्टर वो काफी ही ज्यादा गुस्से में था, उसकी आंखों में खून खोल रहा था और ऐसा इसीलिए था क्योंकि 2 घंटे पहले वो वी की लाश को देखकर पागल होते हुए एक बंदे के गले को दबाते हुए बोल रहा था, जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ पर थे? इतना बोलते हुए वो जैसे ही उस बंदे को दूर फेंकता है तो वो बंदा उसके सामने माफी मांग रहा था। लेकिन सेकंड अपने आदमी को ऑर्डर देता है, यहाँ पर सारे ही गारों को मार डालो। वे अपने मास्टर की रक्षा करने में असफल रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक ही झटके में सारे ही गारों को मार दिया गया था। वहीं वो पहले वाला बंदा जो कि मेन था वो अपनी मौत का इंतजार घुटनों पर बैठकर कर ही रहा होता है। अभी सेकंड के दूसरे साथी उसके बीच आते हुए कहता है, माय लॉर्ड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इसकी भी मौत हो जाती है तो वे के अंदर रहने वाले 50 लाइट मार्शल आर्टिस्टों को कौन संभालेगा? जो सुनता हुआ सेकंड वो काफी ही ज्यादा गुस्से में खुद को किसी तरह रोक रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, यह किसी आम आदमी का काम नहीं है। उसके आखिरी हमले ने वे के तलवार को तोड़ते हुए उसके गले को चीरे डाला है। हमें पता चलता है कि यह बंदा फर्स्ट इविल अनडिफीटेबल डीमन फेस्ट गो यून हो है। उसके पिता हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के डिफेंस सिस्टम को संभालते हैं, जिसके चलते वो भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज्यादा माहिर है। वह बंदा आगे बताता है, कट बहुत ही क्लीन है और गड़बड़ी जानबूझकर की गई है ताकि ट्रैकिंग करना मुश्किल हो। उसे कम से कम सुप्रीम पीक रियलम पर तो
होना चाहिए या फिर उससे भी ऊपर। जो सुनता हुआ सेकंड बोलता है, मेरे कुछ ही ऐसे दुश्मन हैं जो मार्शल आर्ट में मेरे लेवल पर हैं। पहला सीनियर ब्रदर और दूसरा वो। हालांकि ये सीधे तौर पर वे खुद नहीं कर सकते, जरूर यह काम उनके नीचे आने वाले किसी ने किया है। हर हाल में उस कल्प्रिट को ढूंढो, मैं अपना बदला सेम इसी तरह से उससे लूंगा। इन्हीं बातों को याद करता हुआ अभी वो सोयन के गार्ड की तरफ देखते हुए सोच रहा था, मेरे सबसे बड़े शक के घेरे में यह आदमी भी है। ग्रेट पैलेस स्क्वाड का लीडर वो हराम, किंग ऑफ ब्रिलियंस के सन का डिसेबल और 5 टाइगरों में से एक। साथ ही वो सोयन के करीब भी है। अगर उसी ने वी को मारा है तो इसी के साथ वो जब अपनी एनर्जी भयंकर तरीके से बाहर निकालना शुरू कर दिया था तो उसे देखते हुए वो बंदा सोयन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्वord को बाहर कर आगे जाने लगता है। लेकिन तभी सेकंड के पीछे से ये बंदी बोलती है, यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, हमें अभी भी यकीन नहीं है कि यह काम उसी ने किया है, तो यहाँ पर हंगामा करने से कुछ भी नहीं होगा। जो सुनता हुआ सेकंड अपने गुस्से को दांतों तले दबाते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, बाहर में जाओ। वहीं उसे इस तरह वहाँ से जाते हुए देख सोयन कहती है, आखिर उसे हुआ क्या है? जबकि जाओ भाई साहब वो तो स्माइल कर रहा था। और तभी सोयन उसे कहती है, खैर छोड़ा जोंग, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने उसका साथ देने का फैसला तो नहीं किया है ना? मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है। तो जोंग वो बोलता है, हाँ अभी तक तो नहीं। जिस पर कि सोयन वहाँ से जाते हुए उसे बताती है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन मैं उसे अपना मौका छीनने नहीं दे सकती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। न बोलते हुए वो सोच रही होती है, मुझे किसी भी कीमत पर उसे अपनी साइड करना होगा, यह मेरा एकमात्र अवसर है उसे अपनी साइड में लाने की, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं। जबकि सेकंड वो सोच रहा था, वे मैं एसोसिएशन लीडर बनने के बाद तुम्हारा बदला लूंगा, इसीलिए मैं इस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं वे लोग जैसे ही मेन गेट पर पहुंचते हैं तो एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, यंग लेडी सोयन और यंग मास्टर न्योंगेक आ रहे हैं। तो उन्हें देखते हुए जोंग पूछता है, क्या हमें भी वहां जाना चाहिए? तो उसके साथ वाला बंदा बताता है, हाँ क्यों नहीं। लेकिन वे लोग जैसे ही वहाँ जाने लगते हैं तो एक बंदा उसे रोक देता है और कहता है कि अपना आइडेंटिटी बताओ। तो जोंग वो कहता है, मैं डार्क सेक्ट के लीडर का डिसेबल हूँ, यहाँ पर मैं उनके द्वारा भेजे गए तोहफे को लेकर आया हूँ। जिस पर कि वो बंदा बोलता है, तो तुम डार्क सेक्ट के लीडर के डिसेबल हो, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, अपना नाम प्लीज यहाँ पर लिख दो और वापस चले जाओ। जो सुनता हुआ जोंग वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था और उस बंदे से कहता है, माफ करिएगा कि आज उत्सव के दिन भी रोड पॉइजन किंग अपने माँ के शोक में डूबे हुए हैं। तो वो बंदा बताता है, पता नहीं, हमें बस ऑर्डर मिला है कि जो जरूरी गेस्ट ना हो उन्हें वापस भेज देना, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसे इस तरह देख जोंग पहले तो शांत रहता है, बाद में वो एक क्रीपी स्माइल को देना शुरू कर दिया था। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, यंग लेडी सोयन और यंग मास्टर न्योंग यहाँ पर आए हैं। तो वो लेडी पूछती है, समय के बारे में क्या? तो वो बंदा जो कि बैक हाउस का दूसरा सबसे बड़ा बेटा होता है बैक सिंगोंग, वो बताता है आज ही उनके पास एकमात्र मौका है। जो सुनता हुआ वो लेडी अपने मन में कहती है, एसोसिएशन लीडर के बीमार होने की अफवाह फैलने के बाद उनके उत्तराधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। मेरे पति ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी को भी समर्थन देने का फैसला नहीं किया है, मुझे लगता है कि इसीलिए वे यहाँ पर आए हैं। यही सारी बातों को वो सोच ही रही थी, तभी उसका बेटा कहता है, आप फादर को किसी को चुन लेने के लिए क्यों नहीं कह देते? तो वो लेडी बताती है, तुम जानते हो वो कैसा है, एक बार फैसला कर लेने के बाद वो कभी भी अपना मन नहीं बदलता। हमारे पास उन दोनों से ये कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वे बात को समझे और यहाँ से चले जाए। यही सब सोचता हुआ वो सभी के सामने जब आती है तो उसे देखते हुए सारे ही लोग उसके सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग ग्रेट लेडी। वहीं स्योंग जब कहती है कि कितना अच्छा दिन है, तो उसकी बातों को सुनता हुआ सेकंड वो बोलता है, आपको अपने पोते की जन्मदिन की बधाई हो। मतलब कि कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था, जिसको देखते हुए ग्रेट लेडी भी परेशान हो चुकी थी और अपने मन में ये सोचते हुए अभी भी वे लोग लड़ रहे हैं। मैं इसे समझ सकती हूँ, कहती है, तुम लोगों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया और मैं माफी चाहती हूँ। आगे वो कुछ बोल पाती तभी उसके पीछे से एक बंदा चिल्लाते हुए आता है, ग्रेट लेडी एक प्रॉब्लम हो गई है, डार्क सेक्ट के लीडर का डिसेबल यहाँ पर आया है। तो ग्रेट लेडी कहती है, मुझे याद है मैंने कहा था कि बाकी सभी को वापस भेज देना। जिस पर कि वो बंदा ये कहते हुए कि हमें पता है। जब उसे किसी चीज को दिखाता है तो वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हुई थी, जिसके साथ ही सीन कुछ समय पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि जब जोंग को अंदर जाने से मना कर दिया जाता है तो वो अपना ट्रम्प कार्ड खोलते हुए कहता है, अब चूंकि मुझे तुम अंदर नहीं जाने दे रहे हो तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो अब मुझे सिचुएशन को बदलना ही होगा। जिस पर कि वो बंदा कहता है, क्या तुम सिचुएशन को बदलोगे?
क्या बात है। लेकिन उसके इसी बात के साथ सिन दोबारा ग्रेट लेडी की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ पर कि वो कह रही होती है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। डार्क सेक्ट के लीडर का डिसेबल भी हमें ज्वाइन करने वाला है। जो सुनता हुआ सियोन और सेकंड दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, या वो यहाँ पर घुसने में कामयाब रहा, लेकिन कैसे। उसके इतना बोलते ही सिन वापस शिफ्ट होती है। उसी समय पर जब वो गार्ड सिचुएशन को बदलने वाली बात को सुन जोंग का मजाक उड़ा रहा था, तो जोंग उसे अपने तीनों ही टोकन को दिखाते हुए कहता है, मैं टोड पॉइजन किंग को सिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सुना है इन टोकनों का इस्तेमाल करके अधिकार को मांगना एसोसिएशन लीडर के ऑर्डरों के समान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सिन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि जोंग फाइनली उस कमरे तक पहुंच चुका था जहाँ पर कि सारे ही लोग इकट्ठा थे। वो उन सभी को देखते हुए ग्रेट लेडी को बताते हुए कहता है, मैं डार्क सेक्ट लीडर का डिसेबल हूँ, मेरा नाम जोंग है, प्लीज मेरे ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करिए, बैक हाउस के ग्रेट लेडी। उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मैं ऑलरेडी दूसरे चैनल पर जा करके ये सारे एपिसोड देख चुका हूँ। तो देखो भाई, ये सारे ही लोग एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और नए चैप्टर के आते ही उसे भी कवर कर लेते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि क्वालिटी कैसी है, बस वीडियो बनानी है। हालांकि मैं लंबे वीडियो बनाता हूँ, मेरे लिए एक चैप्टर काफी नहीं होते, मुझे इंतजार करना पड़ता है कि इसके कम से कम 9 से 10 चैप्टर आ जाए, इसीलिए मेरे वीडियो थोड़े से लेटे रहते हैं, क्योंकि इस सीरीज का चैप्टर एक हफ्ता में एक ही आता है। हालांकि अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसके लंबे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और आधे ही चैप्टर को कवर कर दूंगा, मेरे लिए भी आसान होगा। अगर नहीं तो आप लोग इंतजार करिए मेरे नए वीडियो के आने का। अगर दूसरे चैनल पर जाकर के आप देख लेते हो तो यहाँ पर व्यूज ही नहीं आता, और अगर व्यूज नहीं आएगा तो मैं काम कैसे करूंगा। इसीलिए अगर क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करना पड़ेगा। इस बार ही देखो 3 से 4 महीने का चैप्टर 2 वीडियो में कवर हो गया। तो हाँ, जो भी आप लोग चाहते हो कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आते ही चैप्टर को कवर कर लूं, वीडियो चाहे कितनी भी लंबी पड़े, आप लोग को फर्क नहीं पड़ता तो मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि भाई व्यूज तो मुझे भी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं लंबी वीडियो होनी चाहिए, भले ही थोड़ी देर से, तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा। अगर आप लोग दूसरे चैनल पर जाकर देखोगे तो ये सीरीज बंद हो जाएगी। बाकी फिर से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट लास्ट वीडियो में करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखो।